दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक जी के बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल कॉन मैन का चौथा और आखिरी भाग। अगर आपने इसके पहले के भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नॉवल की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिम्पल सक्सेना शोरूम से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंची और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। जरूर उसका इरादा कैनिंग रोड की बस पकड़ने का था। सुनील उसके पीछे लपका और बोला, मैम प्लीज़ एक मिनट। वो ठिठक कर घूमी। सुनील ने उसके करीब पहुंचकर पूछा, आप डिम्पल सक्सेना हैं? हाँ, क्यों? जी, मेरा नाम सुनील है। मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात और क्यों? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं चलकर बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तुमने तो कहा था 2 मिनट बात करनी है। अरे वो तो मैंने मुहावरे के तौर पर कहा था। हो सकता है बातचीत लंबी चल जाए, लेकिन वो आपके मूड पर डिपेंड करेगा मैम। ओह, तो कहाँ बैठें? फ्रीक आउट चलें? यहाँ करीब ही है। वो तो रेस्टो बार है ना? जी हाँ। तो विल यू स्टैंड मी अ ड्रिंक? एंजल फेस, आई विल स्टैंड यू सेवरल ड्रिंक्स। ओहो, बातें तो बढ़िया कर लेते हो मिस्टर सुनील। और मुझे आता ही क्या है। चलो ओके, चलते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? कार है तुम्हारे पास? जी नहीं, मोटरसाइकिल है। लड़की की शक्ल पर मायूसी साफ दिखाई दी। कहाँ है? वो बोली, आप यहीं रुकिए, मैं लेके आता हूँ। सुनील मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उस पर सवार होकर आनन फानन वापस लौटा। विराजिए। लड़की ने हैरानी से मोटरसाइकिल को देखा। ये मोटरसाइकिल है? जी हाँ। कमाल है, मैंने तो ऐसी मोटरसाइकिल पहले कभी नहीं देखी। काफी महंगी होगी ना ये तो? जी हाँ, नई 30 लाख की आती है, लेकिन मैंने सेकेंड हैंड ली थी 14 लाख की। कमाल है, फिर भी कार नहीं रखते हो? इतने में तो 2 कारें आ जाती। मुझे इसी का शौक है, क्या करूं। बैठिए आप। लड़की पैसेंजर सीट पर बैठ गई और सुनील ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। फ्रीक आउट में उस वक्त कोई खास रश नहीं था। दोनों कोने की एक तनहा टेबल पर जाकर बैठ गए। एक वेटर ने आकर दोनों के सामने मेन्यू पेश किया। डिम्पल ने बिना मेन्यू पकड़े ही कहा, आई विल हैव अ लार्ज ग्लैनफिडिक 15 ईयर्स ऑन रॉक्स, सेम फॉर मी बट विद वाटर एंड आइस। सुनील ने कहा। ड्रिंक्स सर्व हुए। दोनों ने चीयर्स किया। सुनील ने अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। युवती ने भी एक सिगरेट ले लिया। फिर वो बोली, तुमने कहा था कि तुम बैठकर अपना परिचय दोगे। अब बताओ, मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम निधि सांगवान की फ्लैटमेट हो। गॉड, तुम्हें ये भी पता है मैं कहाँ रहती हूँ? भाई, जब निधि का पता है कहाँ रहती है तो उसकी फ्लैटमेट भी वहीं तो रहती होगी ना। फ्लैट नंबर 18, 3rd फ्लोर, पंकज अपार्टमेंट्स, कैनिंग रोड। कमाल है, तुम तो बड़े ही पहुंचे हुए आदमी लगते हो। अरे अभी कहाँ पहुंचा हूँ, आपका सहयोग मिला तो जरूर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बोलो कौन हो और क्या चाहते हो? देखो, अपने तारुफ के खाते में मैंने कई कुछ सोचा हुआ था, जैसे कि एड एजेंसी के लिए टैलेंट स्काउट हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, सीआईडी ऑफिसर हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम एक भली और सपोर्टिंग लड़की हो तो मैंने झूठ और फरेब का जाल फैलाने का ख्याल छोड़ दिया है। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो ब्राइट आइज, मैं मीडिया पर्सन हूँ, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरी स्पेशलिटी है। मंगलवार को कूपर रोड पर स्थित होटल स्टारलाइट में एक कत्ल हुआ था। उम्मीद है तुम्हें उसकी खबर होगी। हाँ, है खबर, क्योंकि वो होटल कैनिंग रोड से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है। बढ़िया, इसका मतलब है कि मुझे कत्ल की डिटेल्स दोहराने की जरूरत नहीं है। लड़की एक पल के लिए ठिठकी, फिर बोली, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि निधि का उस कत्ल से कोई रिश्ता है? अरे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं आपको पूरी बात शुरू से समझाता हूँ। जिस आदमी का कत्ल हुआ, जो अंशुल खुराना के नाम से स्टारलाइट में ठहरा हुआ था और खुद को मुंबई से राजनगर आया बताता था, असल में अविनाश खत्री नाम का एक लोकल आदमी था जो कि सुभाष नगर में रहता था। अब पता चला है कि वो एक कॉनमैन था जो भोली भाली सिंगल लेकिन पैसे वाली लड़कियों को शादी का झांसा देकर ठगता था। डिम्पल ने कहा, अरे आजकल तो ऐसी ठगी बहुत कॉमन है। आए दिन अखबारों में कोई ना कोई ऐसा वाकया छपता रहता है। ऐसा कॉनमैन पहले अपने शिकार का फेसबुक फ्रेंड बनकर उसका विश्वास जीतता है, फिर अपनी ठगी का जाल फैलाता है। बोलता है उसके पास फॉरेन में कहीं से हैवी ज्वेलरी का, यूरो, पाउंड, डॉलर जैसी मजबूत करेंसी का एक ऑल ड्यूटीज पेड पार्सल आ रहा था जिसे वो छुड़ा ले। फिर कहता है कि ड्यूटी कम जमा हुई थी या कोई पेनल्टी लग गई, जिसको अदा करने के लिए वो अपने शिकार से लाखों में रकम मांगता है और शिकार ये सोचकर अदा कर देती है कि पार्सल का माल उससे कहीं ज्यादा कीमत का है। और फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि वो तो ठगी गई है। ऐसी ही मिलती जुलती ठगी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए भी होती है। संपन्न नौजवान लड़कियों के बायोडेटा वेबसाइट पर पोस्ट होते हैं। कॉनमैन उन विज्ञापनों में से किसी ऐसे प्रॉस्पेक्ट को निशाना बनाता है
जो थोड़ी पक्की उम्र की हो और चाइल्डलेस डिवोर्सी हो। कॉन मैन खुद को भी दौलतमंद डिवोर्सी बताता है और अपना बायोडेटा ऐसे पोस्ट करता है जैसे कि वो गुणों की खान हो। अपने आप को MBA या डॉक्टर या इंजीनियर बताता है और सालाना इनकम 1.5-2 करोड़ की। रेगुलर चैटिंग के जरिए वो शिकार लड़की का विश्वास जीतता है और फिर ये पुड़िया सरकाता है कि उसे कुछ लाख रुपयों की फौरी ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि उसका अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में टाइड अप है और वो लड़की से टेम्परेरी माली मदद की दरख्वास्त करता है। शादी के प्रॉस्पेक्ट से थर्राई हुई वो लड़की मांगी गई रकम उसे ट्रांसफ़र कर देती है और फिर रकम भी गायब और वुड बी ग्रूम भी गायब। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दूल्हा आता है, पूरे आडंबर के साथ बाकायदा शादी करता है और फिर किसी तिगड़म से लड़की का माल हथिया कर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यानी लड़की का आर्थिक शोषण ही नहीं करता, शारीरिक शोषण भी करता है। ओहो, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। कैसे जानती हो इतना कुछ? क्योंकि ऐसे लूटी हुई 2 लड़कियों को जानती हूँ पर्सनली। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, तुम अपनी बात कहो। हाँ वो तो मैं कहता हूँ। चलो पहले रिपीट ड्रिंक्स और मंगवा लेते हैं। दोनों ने एक बार फिर से जाम टकराए। सुनील बातचीत का सूत्र फिर से अपने हाथ में लेते हुए बोला, होटल स्टारलाइट में जिस शख्स का कत्ल हुआ वो ऐसा ही एक कॉनमैन था। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, असल में वो अविनाश खत्री नाम का एक लोकल बाशिंदा था जो अपने आप को बड़े मॉडेस्ट स्केल पर बिल्डर बताता था। उस धंधे में उसका एक पार्टनर था जिसका नाम है प्रहलाद राज। इस नाम की लड़की पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। वो संभल कर बैठ गई, फिर सतर्क स्वर में बोली, वो जो विनायक नगर में रहता है, वहाँ के हाउसिंग बोर्ड के एक फ्लैट में? हाँ वही। अरे ये वही तो है जिससे निधि आजकल प्रेम के झूले झूल रही है। बिल्कुल सही मिस डिम्पल, मुझे भी ऐसी ही कुछ खबर लगी है। आपको कैसे खबर लगी? वो ऐसे कि कल मैं प्रहलाद राज से उसके फ्लैट पर मिलने गया था। जब वहाँ से निकल रहा था तभी निधि वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन मुझे वहाँ मौजूद पाकर वो रुकी नहीं, बल्कि फिर आऊँगी कहकर वहाँ से हवा हो गई। लेकिन उन दोनों के चेहरों के भावों से मैं साफ समझ गया था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा है, लड़की वितृष्णापूर्ण भाव से बोली। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया है मिस्टर कि तुम हो किस चक्कर में। मैं इस कत्ल के केस के हल तक पहुंचने की कोशिश में हूँ। लेकिन क्यों? तुम पुलिस वाले थोड़ी हो। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं एक खोजी पत्रकार हूँ। अगर मैं इस केस को हल करने में कामयाब होता हूँ तो ब्लास्ट पहला अखबार होगा जिसमें कत्ल का हल उजागर किया जाएगा, जिसमें दावे के साथ ये दर्ज किया जाएगा कि फलां शख्स कातिल था। बेशक पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अगर मैं उनसे पहले ये केस सॉल्व कर लेता हूँ तो उससे मेरे अखबार ब्लास्ट की जय जयकार होती है और यही मेरा मिशन है। पहले कभी किया है तुमने ऐसा? अरे कई बार किया है। कत्ल के कई केस पुलिस से पहले सुनील भाई मुल्तानी ने हल किए हैं। मुल्तानी? कौन मुल्तानी? अरे ये बंदा खाकसार जो आपके सामने बैठा है। ओके, समझी। तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं निधि और प्रहलाद राज के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ। लेकिन उससे केस को हल करने में तुम्हें क्या मदद मिलेगी? वो तो अभी मुझे भी नहीं पता मिस डिम्पल। खोजी पत्रकारिता में फिशिंग एक्सपेडिशन आम बात है। कभी मछली फंसती है, कभी नहीं फंसती। लेकिन जो फिशिंग एंथुजियास्ट होता है वो फिशिंग तो नहीं छोड़ देता ना। तो अब मुझे बताओ डियर, क्या वो दोनों एक दूसरे पर फिदा हैं? राज तो पक्का है, पंजे झाड़ के निधि के पीछे पड़ा है। निधि तो बस उसकी लाइन टो कर रही है और बेवकूफ बन रही है। सुनील को अब डिम्पल की आंखों में नशा तारी होता साफ साफ दिखाई दे रहा था और इसीलिए वो इस मौके का पूरा फायदा उठा लेना चाहता था। उसने पूछा, ओहो क्या वाकई ऐसा है? और नहीं तो क्या, इतना फर्क है दोनों की उम्र में। निधि 26 की है और वो तो कम से कम 40 का लगता है और ऊपर से शादीशुदा है। जरा बताओ तो, शहर में एलिजिबल बैचलर्स का घाटा है क्या जो ये लड़की शादीशुदा मर्द से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है? क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है, नौजवान है, अच्छी नौकरी करती है, क्या जरूरत है उसे इस आदमी को भाव देने की? सुनील ने कहा, अगर वो शादीशुदा है तो इस यूनियन का नतीजा क्या निकलेगा? वो कहता है कि अगर निधि शादी के लिए हामी भरेगी तो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। ओह, क्या वाकई वो ऐसा करेगा? मुझे क्या पता, कहता तो यही है। तुम्हारा खुद का क्या ख्याल है? भाई मुझे तो लगता है कि शायद दे दे तलाक। आशिकी में सिर घूमा हुआ हो तो लोग बाग बड़ी बड़ी कुर्बानी कर बैठते हैं, भले ही वो गलत हों, नाजायज़ हों। लेकिन असल में बात ये है मिस्टर सुनील कि निधि किसी और ही बात पर लट्टू है। क्या बात है वो? वो बात ये है कि वो आदमी उसे ऐश कराता है, उसके ऊपर खुला खर्चा करता है, महंगे महंगे गिफ्ट देता रहता है। वीकेंड पर तो ग्रैंड पार्टी अश्योर्ड होती ही है, इन बिटवीन भी ट्रीट्स देता है। अच्छा, इतना पैसा खर्चने की हैसियत है उसकी?
होगी ही, जब बेहिचक खर्चता है तो होगी ही। अच्छा ये बताओ, मिलने निधि ही उसके पास जाती है या वो भी आता है? अरे वो भी आता है, क्योंकि निधि तो उसके फ्लैट पर तभी जा सकती है ना जबकि उसकी बीवी मायके गई हो। अब बीवी हमेशा मायके गई थोड़ी रहती है। हाँ ये तो है, बीवी साथ होती है तो क्या करता है? तब निधि से कैसे मुलाकात होती है उसकी? तब वो कैनिंग रोड हमारे फ्लैट पर आता है। अक्सर? हाँ अक्सर ही समझो। तब तो तुम्हें बढ़िया सुविधा होती होगी। हाँ होती है ना, ढेर ढेर होती है। वो निधि से मिलने आता है तो मुझे फ्लैट से चले जाना पड़ता है। और आता भी रात को ही होगा, है ना? और क्या, दिन में तो निधि शोरूम में होती है, तो जब आता है तो शाम को 8 बजे के बाद ही आता है। अच्छा रुकता कब तक है? कोई फिक्स नहीं है। लेट आए तो जल्दी चला जाता है, लेकिन रीजनेबल टाइम पर आ जाए तो जाने का कोई टाइम ही नहीं। लेट अक्सर आता है क्या? नहीं अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभार तो आता ही है लेट। अभी अभी मंगल को ही 10 बजने को थे जब आया था। इस मंगल को? हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुका था। मैं तो फ्लैट से जाने लगी थी, लेकिन उसी ने मुझे रोक दिया था। ओहो, अगर वो ज्यादा देर रुकता तो इतनी लेट नाइट में भी तुम्हें बाहर जाना पड़ता? सुनील ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। और क्या, यही तो मुसीबत है। और अगर तुम इस बात से इनकार कर दो तो वो मुझे फ्लैट से ही चलता कर देगी, क्योंकि लीज उसके नाम से है। ओहो, लेट नाइट में तुम्हें 2-2.5 घंटे फ्लैट से बाहर रहना पड़ता है, तो ऐसे में कहाँ जाती हो तुम? जहन्नुम में जाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, वैसे अच्छी जगह नहीं है जहन्नुम जाने के लिए। उसके अलावा और कहाँ कहाँ जाती हो? डिम्पल ने उसे घूरा, फिर बोली, पास में एक पार्क है, वहां जाके बैठ जाती हूँ। वहां भी गर्मियों में तो काफी लोग बाग होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो कोई इक्का दुक्का ही होता है। पता है एक बार क्या हुआ? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था वहां। पुलिस ने? लेकिन क्यों? अरे 2 सिपाही आए और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं वो थी और वहां किसी ग्राहक की तलाश में बैठी थी। तौबा तौबा, ये तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात हुई। पीछा कैसे छुड़ाया उनसे? 500 रुपये लेकर टले। और ये बात तुमने निधि को बताई? हाँ बताई। तो कमबख्त बोली, 500 रुपये मुझसे ले लो और आगे से रेलवे स्टेशन पर या मुगल बाग स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर चली जाया करो, या फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चली जाया करो। यानी बस सलाह थमा दी, अपने कारोबार को ब्रेक देने का आश्वासन नहीं दिया तुम्हारी सहेली ने। और क्या, वही तो। अच्छा ये बताओ, तुम वापस कब और कैसे जाती थी? वो मुझे फ़ोन करती थी, मोबाइल पर कॉल करके बताती थी कि वो चला गया था, तब मैं वापस जाती थी। और तुमसे कैसे पेश आता है वो? बहुत ही डिसेंटली, लाइक अ जेंटलमैन। 1-2 बार तो वीकेंड आउटिंग पर बाकायदा जिद करके मुझे भी साथ लेके गया था। तुम्हारे पर लाइन नहीं मारी कभी? बिल्कुल नहीं। और अगर मारता तो मरता, इधर के चक्कर में उधर से भी जाता। 2 किश्तियों का सवार मझधार में ही गिरता है। अब तक डिम्पल का दूसरा ग्लास भी खाली हो चुका था। अब वो पूरी तरह से तरंग में थी। सुनील ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारे निधि से कैसे ताल्लुकात हैं? बहुत अच्छे हैं, बहनों जैसे। ऐसे ही थोड़ी मैं इतनी कुर्बानी करती हूँ कि उसकी खातिर रात बिरात जाकर पार्क में बैठ जाऊं। वो भी तुम्हें अपना फास्ट फ्रेंड मानती है? हाँ बिल्कुल। तो अपना दिल तो तुम्हारे सामने खोलती होगी कभी? हाँ खोलती है ना। तो क्या कहती है, शादी कर लेगी उससे? बीवी को सच में तलाक दे देगा तो जरूर कर लेगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है डिम्पल कि उसका तलाक का कोई इरादा हो ही ना, ऐसा वो बस ऐश करने के लिए निधि से कहता हो। डिम्पल ने एक पल विचार किया, फिर बोली, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब तुमने जिक्र किया तो लगता है ऐसा हो तो सकता है। मैं इस बारे में निधि से बात करूंगी और उसे खबरदार भी कर दूंगी। बिल्कुल ठीक काम करोगी, अच्छी सहेलियों को ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए एक पैग और मंगाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं घर से बाहर 2 से ज्यादा नहीं पीती, इससे ज्यादा मुझसे हैंडल नहीं होती। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। सुनील ने वेटर को बुलाकर बिल चुकता किया और दोनों बाहर निकल आए। जब उसने ऑटो ढूंढने की कोशिश की तो सुनील ने उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर ड्रॉप कर देने का ऑफर दिया। डिम्पल ने मान लिया और दोनों के मोटरसाइकिल पर बैठ जाने के बाद सुनील ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। उन्हें पंकज अपार्टमेंट्स पहुंचने में 35 मिनट लगे। जब वो मोटरसाइकिल से उतरी तो सुनील ने कहा, ओके गुड नाइट। अरे अभी कहाँ गुड नाइट, चलो लव नेस्ट तो देख के जाओ, निधि और राज का। सुनील को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके साथ हो लिया। लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे और डिम्पल ने चाबी लगाकर फ्लैट नंबर 18 का दरवाज़ा खोल लिया। सुनील ने देखा कि वो काफ़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ फ्लैट था। बैठो ना, डिम्पल ने कहा। अरे नहीं, लव नेस्ट देख लिया, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो। उसने बड़े ही अदा से उसकी छाती पर हाथ टिकाया और उसे हौले से पीछे सोफे पर धक्का दिया। लेकिन सुनील ने विरोध करना चाहा, लेकिन वो बोली, तुमने मुझसे बार में एक और ड्रिंक के लिए पूछा था ना, बाय चांस यहाँ भी ग्लैनफिडिक मौजूद है।
तो वो वाला ड्रिंक यहाँ लिया जाए तो कैसा रहेगा? तुम घर में बोतल रखती हो? अरे मैं नहीं रखती, राज लाया था। जब वो यहाँ पहुंचा था तो तेज बारिश होने लगी थी। दोनों को घूमने के लिए निकलना था, लेकिन निकल नहीं सके थे। फिर ड्रिंक डिनर का प्रोग्राम यहीं चला था, तो सारी विस्की कंज्यूम नहीं हुई, इसलिए बोतल में जो बची थी वो यहीं छोड़ गया था। अभी लेकर आती हूँ। वो पिछले एक दरवाजे के पीछे कहीं गायब हो गई। सुनील ने सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी ही देर में वो एक ट्रे उठाए लौटी। ट्रे में ग्लैनफिडिक की 1 लीटर की बोतल मौजूद थी, जो कि 1/3 भरी हुई थी। साथ में मिनरल वाटर की बोतल, 1 मूंगफली का कटोरा और 2 खाली ग्लास थे। सुनील ने 2 पैग तैयार किए और दोनों में फिर से चीयर्स का आदान प्रदान हुआ। एक सिगरेट सुलगाकर धुआं उगलते हुए डिम्पल बोली, आज की शाम बहुत ही अच्छी गुजरी। अरे अभी कहाँ गुजरी, अभी तो गुजर रही है। सही कहा। मेरे ख्याल से तुम मैरिड नहीं हो ना मिस्टर सुनील? ओह, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी उम्र के शादीशुदा नौजवानों को शाम को घर जाने की जल्दी होती है। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, इस बात से जाना। अरे वाह, ब्रिलियंट रीजनिंग। कभी गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी की जरूरत पड़े तो आरके ज्वेलर्स में आना, स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी तुम्हें। हाँ, जरूर आऊंगा। लेकिन मुझे अभी अभी एक बात सूझी। तुम्हारा ये जो फ्लैट है ये छोटा तो है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि यहाँ उन दोनों की मौजूदगी में तुम भी ना समा सको। अगर पार्क में जाकर बैठने की जगह तुम अपने बेडरूम में ही रहो तो क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों को है। उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए। ओह अच्छा, क्या निधि की आज भी राज के साथ डेट है? नहीं तो वो घर पर क्यों नहीं है? अरे वो एक बर्थडे पार्टी में गई है, इसीलिए आज आधा घंटा पहले छुट्टी करके आई थी, ताकि यहाँ आके शोरूम की ड्रेस चेंज करके कोई पार्टी ड्रेस पहन ले। ओह, वो चेंज के लिए पहले घर आई फिर पार्टी में गई? हाँ, मुझे ऐसा ही कहा था उसने। बस आती ही होगी वो भी। ओह, फिर तो मुझे चलना चाहिए। अरे बैठो ना। लेकिन निधि क्या सोचेगी मुझे यहाँ देखकर? क्यों भाई, जब राज के आने पर मैं कुछ नहीं सोचती तो तुम्हारे आने पर वो क्यों कुछ सोचेगी? इतने में ही कॉल बेल बजी। अरे लो, मेरे ख्याल से आ ही गई वो। डिम्पल ने जाकर दरवाजा खोला और निधि के साथ वापस लौटी। निधि सुनील को देखकर सकपकाई। डिम्पल बड़े ही गर्व से बोली, इनसे मिलो निधि, सुनील माय फ्रेंड। ओह हेलो। सुनील ने उठकर जवाबी हेलो बोला। डिम्पल बोली, ये निधि है, निधि सांगवान, मेरी फ्लैटमेट। अभी मैं इसी का जिक्र कर रही थी। निधि मुस्कुरा दी। सुनील ने देखा कि वो एक जीन्स जैसी टाइट, टखनों से थोड़ा ऊपर तक पहुंचने वाली वाइट पैंट और वैसी ही सामने से खुली स्लीवलेस जैकेट पहने थी। जैकेट के नीचे लंबी धारियों वाली और कॉलर वाली लाल शर्ट थी। गले में एक झिलमिलाता चोकर था और सिर पर बड़े स्टाइल से सफ़ेद गोल्फ जैसी कैप थी। और सुनील चौंक पड़ा। और उसके पैरों में लाल रंग की एक्स्ट्रा हाई हील्स की सैंडल्स थीं, स्टिलेटो हील्स। निधि ने एक उड़ती नज़र डिम्पल पर डाली और बोली, लगता है तुम भी अभी आई हो, मेरे आगे आगे ही। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? डिम्पल ने पूछा। अरे तुमने शोरूम वाले कपड़े चेंज जो नहीं किए हैं अभी तक। दोनों मुस्कुरा दी। फिर निधि सुनील की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ आते रहते हो और मुझे खबर नहीं लगी, या फिर पहली बार ही आए हो? पहली बार ही आया हूँ, सुनील बोला। तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ पहचानी पहचानी सी क्यों लग रही है? शायद मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, और वो भी हाल ही में। कभी मिले हैं क्या हम? नहीं तो, सुनील ने जल्दी से कहा। तो फिर मुझे तुम्हारी सूरत फेमिलियर क्यों लग रही है? ये तो आपको ही पता होगा। भाई मैं पार्टी से आई हूँ, फटीक के हवाले हूँ, दिमाग भी थका हुआ है, लेकिन याद तो मुझे आके रहेगा। कहीं राह चलते देख लिया होगा मिस निधि। क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बनाऊं? अरे नहीं, आई हैड इनफ एट पार्टी। तो एक कॉम्प्लीमेंट पेश करूं? सुनील ने कहा। यू आर लुकिंग रैविशिंग। निधि खुश हो गई। थैंक यू। हाई हील में आपका कद बहुत ही शाहाना लग रहा है ना? सच में पार्टी में भी कई लोगों ने मुझे ऐसा ही बोला। हील्स तो मैं पहले भी पहनती हूँ, लेकिन इतनी हाई हील आज पहली बार ही पहनी है। चलते हुए डर भी लग रहा था कि लड़खड़ा ना जाऊं, लेकिन गनीमत रही कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, 4 इंच से कम तो क्या होगी, सुनील ने कहा। अरे 5 इंच है, इसे स्टिलेटो हील्स बोलते हैं। आई सी। सैंडल्स ब्रांड न्यू जान पड़ती हैं आपकी, और इम्पोर्टेड भी लग रही हैं। हाँ, नई तो हैं लेकिन इम्पोर्टेड नहीं है, निधि ने कहा। कहाँ से ली आपने? अमेज़ॉन से ऑर्डर की, कॉर्ड पर। काफ़ी कीमती होंगी ना? अरे नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 8,000 की हैं। कमाल है, इनकी शान बान तो ऐसी है कि अगर आप 4 गुना कीमत भी बताती तो मैं यकीन कर लेता। कितने गुना? 4 गुना, यानी 32,000। अरे नहीं मिस्टर सुनील, इतनी कीमती होती तो मैं इसके सपने ही देखती, पहने थोड़ी होती। सुनील ने सहज भाव से हाथ बढ़ाकर एक सैंडल उठा ली। उसे उलटते पलटते हुए बोला, तौबा, पंजा जमीन पर और एड़ी 5 इंच उठी हुई।
बड़ी तकलीफ होती होगी इसे पहनकर चलने में तो। अरे हाँ, शुरू शुरू में तो होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। इसके तले पर तो मेड इन इटली एम्बॉस्ड है, वहीं का कोई एम्ब्लेम भी बना हुआ है। अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, निधि ने कहा। शायद डुप्लीकेट होंगी। हाँ, हो तो सकता है। आजकल तो हर इंटरनेशनल ब्रांड का डुप्लीकेट बनता है, लेकिन अमेज़ॉन डुप्लीकेट माल बेचता हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे छोड़ो ना मिस्टर सुनील, क्यों इतनी सिर खपाई कर रहे हो? तुम्हें क्या करना है सैंडल्स की जानकारी हासिल करके? दुकान खोलनी है क्या? सुनील हंसा और उसने सैंडल हाथ से नीचे रख दी। चलो ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। निधि बोली। तुम काम क्या करते हो सुनील? मैं जर्नलिस्ट हूँ, ब्लास्ट में। उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं और वो बोली, आई गॉट यू नाउ। तुम कल विनायक नगर में थे, प्रहलाद राज के फ्लैट पर। लेकिन तुम डिम्पल के फ्रेंड हो, कैसे? ये तो वही बताएगी जिसने आपको ऐसा कहा है। गुड नाइट लेडीज, स्वीट ड्रीम्स। मैं चलता हूँ। और अपने पीछे चिंतित निधि सांगवान को छोड़कर सुनील फुर्ती से बाहर निकल गया। अगला भाग। सुबह सुनील ऑफिस में आकर बैठा ही था कि अर्जुन लपकता हुआ उसके केबिन में दाखिल हुआ। गुरुजी, पुलिस ने कियारा सोबती को फिर से गिरफ्तार कर लिया है, आज सुबह विवेक नगर उसके घर से। अच्छा, किस वजह से? सुनील ने पूछा। पता नहीं, उसके खिलाफ कुछ नया हाथ लग गया होगा पुलिस के। ओह, तुझे कैसे खबर लगी? पुलिस ने खुद इस बारे में न्यूज़ बुलेटिन जारी किया था, जो कि वायर सर्विस पर आ गया। आई सी, अब कहाँ है वो? पुलिस हेडक्वार्टर में। उससे मुलाकात की कोई सूरत? वो तो आप निकाल ही लेंगे ना गुरुजी, आखिर प्रभुदयाल आपका यार है। ठीक है, फूट ले यहाँ से। अर्जुन चला गया और सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। सिगरेट के कश लगाते हुए वो केस के बारे में विचार करने लगा। आखिर उसने सिगरेट फेंका, एक कागज अपने सामने घसीटा और उस पर उसने एक टेबल की फॉर्म में ये सब लिखा। होटल स्टारलाइट मर्डर केस, मंगलवार शाम को रूम 506 में आवाजाही का कैलेंडर। आगंतुक तोरल मेहता, समय 8:55। विशेष लिपस्टिक गिराई, चाकू गिराया, बीच का दरवाज़ा खुला देखा। आगंतुक वेटर जितेंद्र, समय 9:15। विशेष ड्रिंक्स लाया, डोर से ही डिसमिस। आगंतुक कियारा सोबती, 9:30 बजे। विशेष पहला फेरा, मुलाकात नहीं हुई, डोर से ही डिसमिस। आगंतुक देवीना महाजन, 9:40 पर। विशेष लाश देखी, उल्टे पांव वापस। कियारा सोबती, 9:50 पर। विशेष दूसरा फेरा, मकतूल उसके सामने मंगला बोलकर मरा। काव्या कपूर, 10:05। विशेष लाश देखी, अंगूठी गिराई। सुनील, 11:30 पर। विशेष लाश देखी, खाली फूलदान पर तवज्जो दी, बटुआ, अंगूठी, लिपस्टिक देखी, सैंडल्स का खाली डिब्बा देखा। पुलिस के ऑटोप्सी सर्जन ने कत्ल का टाइम 9 और 10 के बीच का मुकर्रर किया था, लेकिन ये कैलेंडर दिखाता था कि मकतूल रात 9:15 बजे जिंदा था, जबकि उसने रूम सर्विस से अपने कमरे के दरवाजे पर ड्रिंक्स की ट्रे रिसीव की थी और 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर यह दिखाता था कि भीतर उसके साथ कोई था जिसके साथ वो ड्रिंक शेयर करने वाला था। 9:50 पर कियारा सोबती मकतूल के कमरे में दाखिल हुई थी तो उसने उसे ड्राइंग रूम में कारपेट पर लुढ़का पड़ा पाया था। उसकी छाती में मूठ तक एक नक्काशीदार हैंडल वाला चाकू धंसा था। बकौल कियारा, मकतूल ने उसके सामने ही दम तोड़ा था, यानी कत्ल 9:15 और 9:45 के बीच हुआ था। और कत्ल जरूर उस मेहमान ने किया था जो उस दौरान मकतूल के साथ मौजूद था। ये मेहमान यकीनी तौर पर मकतूल से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वो उसके साथ ड्रिंक्स शेयर कर रहा था। अब बड़ा सवाल ये था कि ये मेहमान था कौन। काफी देर तक सुनील इस बात पर सोच विचार करता रहा। फिर उसने कागज को मोड़कर जेब के हवाले किया और उठ खड़ा हुआ। दोपहर के करीब वो विक्रमपुरा और आगे म्यूनिसिपल मार्केट पहुंचा। 27 नंबर शॉप का दरवाज़ा खुला था और भीतर प्रहलाद राज मौजूद था। शॉप काफ़ी बड़ी थी, जिसके फ्रंट में एक रिसेप्शन और वेटिंग लाउंज था। बैक में 2 केबिन थे, जिनकी ग्लास विंडोज में से एक पर दिवंगत अविनाश खत्री का और दूसरी पर प्रहलाद राज का नाम दर्ज था। फ्रंट का हिस्सा उस घड़ी खाली पड़ा था, इसलिए उसने प्रहलाद के केबिन पर दस्तक दी और दरवाज़ा ठेलकर भीतर दाखिल हो गया। प्रहलाद राज अपने लैपटॉप पर बिजी था। उसने सिर उठाकर देखा और बोला, आओ बैठो। ये पता तुम्हें कैसे मालूम चला? आपने पुलिस को बताया था ना, और पुलिस काफ़ी सारी बातें मीडिया से शेयर करती है। ओह, कैसे आए? कोई खास वजह नहीं, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका ऑफिस ही देखता चलूं। छोटा है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। पुलिस में हाजिरी लगी आपकी? हाँ लगी, नाजायज़ थी लेकिन लगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मकतूल का पार्टनर था, जबकि मैं तो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। किसने पूछताछ की आपसे? सुनील ने पूछा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने, एंड ही गेव मी हार्ड टाइम। साफ साफ ये हिंट दे रहा था
कि अपने पार्टनर के कॉन गेम में मैं भी शरीक था, जबकि मुझे तो इस बात की जरा भी भनक तक नहीं थी कि मेरा पार्टनर ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन आप दोनों का इतना साथ साथ उठना बैठना था, तो आपको पता कैसे नहीं चला? सुनील ने पूछा। अरे तो साथ उठने बैठने से क्या होता है? हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है। मेरा उसका कोई 24 घंटे का साथ थोड़े ही था। मुझसे तो उसने कभी ये भी नहीं बताया कि हर थोड़े दिन में वो बम्बई क्यों जाता था। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि पुलिस ने आपसे वो ₹1,00,000 का सवाल पूछा कि नहीं? है कौन सा सवाल? जिसके बारे में मुझसे बात करना आपको मंजूर नहीं था कि कत्ल के वक्त के दौरान आप कहाँ थे? प्रहलाद खामोश हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक रूटीन क्वेश्चन है जो पुलिस आपसे पूछेगी। आपने इस मामूली बात का मुझे जवाब नहीं दिया था। ये कह के टाल दिया था कि इसका जवाब तो आप पुलिस को ही देंगे। आपको ये उम्मीद थी कि शायद पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। लेकिन अगर पुलिस के आगे आपकी हाजिरी लगी है तो जाहिर है ये सवाल तो आपसे ज़रूर ही हुआ होगा। अब बताइए क्या जवाब दिया आपने? और अगर दिया तो पुलिस को आपका ये जवाब हजम हुआ कि नहीं कि उस घड़ी आप चाहे कहीं भी थे लेकिन होटल स्टारलाइट या उसके आसपास नहीं थे? उसने इनकार में सिर हिलाया। नहीं हजम हुआ ना? नहीं। उन्होंने जिद की होगी जानने की कि असल में आप कहाँ थे? हाँ, बहुत सख्ती से की यार। होश हवास खराब कर दिए मेरे उन्होंने। तो क्या जवाब दिया आपने? वही जो देना बनता था। किसी की इज्जत का सवाल था, इसलिए जब तक मेरी जान पर ही ना आ बने मेरा खामोश रहना ज़रूरी था। ओह, ये बात तो जनाब किन्हीं अवैध संबंधों की तरफ इशारा करती जान पड़ती है। प्रहलाद राज बुरी तरह से सकपका गया। आप शादीशुदा मर्द हैं, आपका किसी से अफेयर है और उस अफेयर के तहत मंगलवार रात 9 और 10 बजे के करीब आप अपने उस नाजायज़ पार्टनर की सोहबत में थे और तभी आपका खामोश रहना बनता है। लेकिन पुलिस तो नहीं सुनती समझती ना ये बात। मैं तो मर्द हूँ, जैसे तैसे झेल लूँगा। उस बेचारी औरत की कितनी बदनामी हो जाएगी, लेकिन पुलिस वाले ये बात समझने को तैयार ही नहीं हैं। आई सी। तो आखिर हुआ क्या? उन्होंने मुझे आज शाम तक की मोहलत दी है कि या तो मैं माकूल जवाब दूं या फिर पुलिस के कहर से दो चार होने के लिए तैयार रहूं। कैसा कहर? उस इंस्पेक्टर ने क्लियर हिंट दिया है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो बतौर मर्डर सस्पेक्ट मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर मेरी डंडा परेड हो सकती है। ओह, यानी 3rd डिग्री? हाँ और क्या। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि आज सुबह सवेरे ही पुलिस ने कियारा सोबती को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। और अगर पुलिस उसे कातिल समझ रही है तो शाम को आपकी जो पेशी पुलिस के पास होनी थी उसे तो अब आप मुलाहजा ही समझिए। ओह, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी तुमने मिस्टर सुनील। तो अब बतौर मुलाहजा ही सही, आप पुलिस के सामने जुबान खोलेंगे कि नहीं? अरे पता नहीं क्या करूँगा यार, अभी शाम तक का टाइम है मेरे पास, सोचूंगा। तभी भड़ाक से केबिन का दरवाज़ा खुला और एक विशालकाय व्यक्ति ने भीतर कदम रखा। वो एक बटनों वाली ऊनी जैकेट और जीन्स पहने था और उसके चेहरे पर इतने क्रूर भाव थे कि राक्षस जैसा दिखाई पड़ता था। कद काठी में तो था ही राक्षस जैसा। सुनील को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वो बोला, क्या? अरे देख नहीं रहे हो इस वक्त मैं एक क्लाइंट के साथ हूँ। अभी जाओ, शाम को आना। नहीं चलेगा। शाम तक मैं जहाँ बात करनी है वहाँ बात कर लूँगा, प्रहलाद राज ने दबे स्वर में कहा। नहीं, अभी करो। अभी कोई बात नहीं हो सकती, देखते नहीं मैं क्लाइंट के साथ हूँ। ठीक है तो शाम को, लेकिन ये बोलो एम्बुलेंस के साथ या मुर्दा गाड़ी के साथ? बकवास मत करो प्लीज़। ठीक है, शाम को। और वो चला गया। प्रहलाद राज जल्दी से माथे का पसीना पहुँचने लगा। सुनील ने उत्सुक भाव से पूछा, ये कौन था? अरे मवाली है, इस इलाके का दादा। मार्केट वालों से हफ्ता वसूली करता है और नहीं मिले तो तेवर दिखाता है, धमकियाँ देता है। अरे तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए ना। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? सारी मार्केट की प्रॉब्लम है, प्रधान जाए। उसे मार्केट का प्रधान किस लिए बनाया गया है? मैं शाम को उसे खुद बात कर लूँगा। बड़ी हैरानी की बात है कि मवाली व्यापारियों से यूँ सरेआम हफ्ता वसूल करते हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने अखबार में इस बारे में कुछ छापूं? अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। लेकिन वो आदमी बहुत खतरनाक था मिस्टर राज, उसके तेवर भी खराब थे। उसके तेवर सही नहीं थे। अरे भाई, कहा ना ये किस्सा छोड़ो और बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, आपसे फिर मुलाकात का फ़ख्र हासिल हुआ, बस यही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, नमस्ते। ये कहकर सुनील उठ खड़ा हुआ। फिर वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। प्रभुदयाल अपने ऑफिस में ही मौजूद था। आओ रिपोर्टर साहब, कैसे आए? उसने कहा। बस आपके दर्शन करने चला आया। बैठो। शुक्रिया। कियारा सोबती को फिर से थाम लिया आपने? बैठते हुए सुनील ने कहा। तो पता चल गया तुम्हें? हाँ, वो तो चलना ही था, पुलिस ने ही तो खबर रिलीज़ की थी।
कुछ नया मिल गया क्या उसके खिलाफ? नहीं। तो फिर क्यों पकड़ा उसे? पिछली बार उससे बहुत मामूली पूछताछ हुई थी सुनील। तब हम केस से ताल्लुक रखते बाकी किरदारों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। जब बहुत सारे फैक्ट्स जमा हुए और हमने उन पर गौर किया तो हमें बतौर कातिल सबसे संभावित कैंडिडेट वो लड़की ही लगी। इसीलिए उसे फिर से हिरासत में लिया ताकि इस बार सख्ती से उससे पूछताछ की जा सके। उसे कातिल मानकर पूछताछ करेंगे? हाँ। और फिर भी मकतूल के पार्टनर प्रहलाद राज के पीछे पड़े हैं आप। आपने उसे ये नोटिस जारी कर दिया कि शाम तक बक दे कि कत्ल के वक्त के आसपास वो कहाँ था, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। ओहो, तो तुम उसके पास भी पहुंच गए। कोई जगह छोड़ते भी हो तुम? बिल्कुल नहीं, धक्के खाते फिरने का मेरा सालों का एक्सपीरियंस जो है, सुनील ने बड़ी ही अदा से कहा। प्रभुदयाल हंसा। आपने जवाब देने के लिए उसे टाइम क्यों दे दिया? इतने टाइम में तो वो आराम से अपने लिए कोई झूठी अलीबाई बना लेगा। प्रभुदयाल ने कहा, हम यही चाहते हैं कि वो ऐसा करे, इसीलिए उसे टाइम दिया है जिसमें वो खुद को आज़ाद समझकर अपने डिफेंस में कोई झूठी गवाही खड़ी करने की कोशिश करे। उसकी हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। वो बार बार ये हिंट देता है कि उसका किसी औरत से अवैध संबंध है और वो औरत शायद शादीशुदा है, इसीलिए वो जुबान नहीं खोलना चाहता। हाँ वो तो है, लेकिन क्या आपको इस बात पर एतबार है? सुनील ने पूछा। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर कि हो सकता है ऐसा कोई अफेयर उसका हो ही ना। वो ऐसे किसी अफेयर की इसलिए ओट लेने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि कत्ल के टाइम की उसके पास कोई दूसरी अलीबाई नहीं है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है रिपोर्टर साहब, लेकिन शाम तक की उसे छूट है। उसके बाद जो हकीकत है उसे हम उसके हलक में हाथ डालकर निकलवा लेंगे। और अगर ये औरत की इज्जत का सवाल है वाली उसकी कहानी झूठी निकली तो? सुनील ने पूछा। तो वो कातिल साबित हो जाएगा। और कियारा सोबती भी कातिल है? अरे नहीं, तब उसको छोड़ देंगे ना हम। देखो इंस्पेक्टर, मैं प्रहलाद राज की एक गर्लफ्रेंड को जानता हूँ। उससे भी तो कहलवाया जा सकता है कि कत्ल के वक्त के आसपास प्रहलाद राज उसके साथ था या नहीं। तो कहलवाओ। मैं कहलवाऊँ? हाँ, क्या हर्ज है? कुछ अच्छा अच्छा कहलवा सको तो आना, शाबाशी देंगे हम तुम्हें। लेकिन इस बारे में आप खुद कुछ करते हुजूर तो? शाम तक हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर सुनील। हमारी प्रहलाद राज से शाम वाली मीटिंग हो ले, उसके बाद ही हम अपना अगला कदम निर्धारित करेंगे। शाम को कब? 7 बजे। तुम भी आ जाना। शाम को हर उस आदमी की यहाँ मेरे ऑफिस में हाजिरी है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस कत्ल के केस से कोई रिश्ता है। तो आना शाम को। वैसे भी तुम ऐसी मीटिंग्स में घुसपैठ की तिकड़ा में लगाते रहते हो। इस बार मैं खुद तुम्हें न्योता दे रहा हूँ। ओहो, और इस कृपा की वजह क्या है माई बाप? क्योंकि लाश तुमने बरामद की थी और कई लोगों की तरह तुम भी मौकाए वारदात के विजिटर थे। बड़ी मेहरबानी हुजूर। अच्छा, क्या मैं कियारा से मिल सकता हूँ? बस कुछ ही पल के लिए। क्यों मिलना चाहते हो? कोई खास वजह नहीं है, वो बस भली लड़की है, मुझे पसंद है। उसे आश्वासन देना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के होते उसके साथ नाजायज़ कुछ नहीं होगा। मेरे होते किसी के साथ भी नाजायज़ कुछ नहीं होता, अगरचे कि वो बेगुनाह हो। प्रभुदयाल ने कहा। तो फिर इजाज़त है मिलने की? हाँ है, लेकिन एक शर्त पर। मुलाकात बगल वाले कमरे में होगी। अच्छा, ताकि आप सब कुछ सुन सकें, मॉनिटर कर सकें? हाँ बिल्कुल। अब है तो ये नाजायज़ बात माई बाप, लेकिन चलो मंजूर है। बगल का कमरा सुनील का देखा भाला था। उसे मालूम था कि वहाँ खुफिया माइक्रोफोन लगे थे जिनके सदके प्रभुदयाल अपने ऑफिस में बैठा वहाँ होती हर बात सुन सकता था। दुख की मूर्ति बनी कियारा एक गोल मेज के पार उसके सामने बैठी हुई थी। सुनील ने कहा, चियर अप, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। वो सिर झुकाए खामोश बैठी रही। हो ना तुम? हैं क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, बेगुनाह हो ना तुम? तुमने कत्ल नहीं किया है ना? अरे मैंने नहीं किया है कत्ल। बढ़िया, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस केस नहीं है। एक सॉलिड ओपन एंड शट केस वो होता है जिसमें पुलिस के पास कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह मौजूद हो, मजबूत। तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास सिर्फ कुछ परिस्थिति जन्य सबूत हैं। लेकिन वो तुषार अब्रोल जो कहता है उसने कत्ल होते देखा और कातिल को भी देखा, वो कातिल के बारे में कोई दावा नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक झोल-झाल सा शक जाहिर करता है कि कत्ल करते हुए जिसने उसे देखा शायद वो तुम थीं। कोई भी काबिल डिफेंस अटॉर्नी अदालत में उसकी इस गवाही की धज्जियां उड़ा देगा। तो फिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए। गिरफ्तारी, वो भी कत्ल के केस में, एक बड़ा वाकया होता है। इससे बड़े बड़े हिल जाते हैं और तुम तो एक मासूम नादान लड़की हो। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो अपने कुछ पुलिसिया पैंतरे तुम्हारे ऊपर ज़रूर आजमाएंगे। ओह, मेरे ख्याल से एक तो आजमा भी चुके हैं। अच्छा, वो कैसे?
मुझे यहाँ लाके लॉकअप में बंद कर दिया गया था। 2 घंटे बाद 2 पुलिस वालों के साथ एक आदमी लॉकअप के जंगले पर आया था। उसने मुझे थोड़ी देर गौर से देखा, फिर सहमति में गर्दन हिलाने लगा। दोनों पुलिस वाले भी संजीदगी से वैसे ही गर्दन हिलाने लगे और फिर तीनों वहां से चले गए। सुनील मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये तुम्हें नर्वस करने का एक स्टैंडर्ड पुलिसिया स्टंट था, जिससे तुम्हें ये लगता कि तुम्हारे खिलाफ कोई मजबूत गवाह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसकी गवाही से अब तुम्हारा पुलंदा बंधना लाजमी है। अपने केस को फुंदने लगाने के लिए ये पुलिसिये अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि शाम तक तुम्हारे जैसी एक और बंदनी तुम्हारे साथ लॉकअप में बंद की जाए, जो सुबक सुबक कर तुम्हें अपनी राम कहानी सुनाने लगे। कैसी कहानी? ऐसी कहानी कि उसके ऊपर अपने पति के खून का इल्ज़ाम था। फिर बड़े ही राजदाराना ढंग से वो तुम्हें वारदात को ग्राफिक डिटेल्स में सुनाने लगेगी कि कैसे ऐसे हालात बन गए थे कि वो अपने पति का खून कर बैठी थी। फिर वो तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया था, और प्रोत्साहित करेगी कि तुम भी अपनी राम कहानी उसे सुनाओ। और फिर तुम अचानक बन गई उस हमदर्द के आगे अपना मुंह खोल बैठोगी। बाद में पता लगेगा कि वो औरत असल में पुलिस ऑफिसर थी और अब तुम्हारे कन्फेशन की गवाह थी। ओह माय गॉड! अरे ये पुलिस वाले ऐसे ही हरकतें करते हैं। ऐसे और भी कई पैतरे हैं जो वो उस मुलजिम पर आजमाते हैं जो अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं होते। ओह, तो मैं एक बार फिर पूछता हूँ, ये बात पक्की है ना कि तुमने कत्ल नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल पक्की है। डू आई हैव योर सॉलम वर्ड? यस, बट नो, नो बट्स नाउ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपने पर लगे इस इल्ज़ाम के बारे में? नहीं नहीं, किसी और बात के बारे में। यूँ समझ लो कि मैं कोई गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। क्या क्या कहा तुमने? जो भी बात तुम्हारे मौजूदा हालात से ताल्लुक नहीं रखती उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता कियारा। लेकिन कहा ना, नो लेकिन। मेरी बात को समझो। जो कहने लायक था वो तुम ये कह के कह चुकी हो कि तुमने कत्ल नहीं किया। मेरे लिए इतना काफ़ी है। आई रिपीट, जो बात, जो वाकया तुम्हारे मौजूदा हालात से ताल्लुक नहीं रखता, इस घड़ी उसके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कमाल है। अरे कोई कमाल नहीं है। इस बात को यूं समझ लो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं तुम्हारी इस बात पर यकीन करके कह रहा हूं कि तुम बेगुनाह हो। बेगुनाह की बेगुनाही को साबित करना मेरा जुनून है, और वही काम मैं इस वक्त कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे किसी गुनाह में, मौजूदा से अलग किसी गुनाह में शिरकत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम मेरे सामने अपना कोई गुनाह कबूल करती हो और मैं खामोश रहता हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे गुनाह में मैं खुद को शरीक कर रहा हूँ, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। समझी मेरी बात? कियारा ने इनकार में सिर हिलाया। अगर तुम ये कहो कि उस कॉनमैन का कत्ल तुमने किया है, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके दिखाऊं, तो मैं कहूँगा जय हिंद, चलता हूँ। अब समझी? उसने हिचकिचाते हुए हामी भरी। सुनील उठ खड़ा हुआ और बोला, गुड। अब इस वक्ती जहमत को बहादुर लड़की बन के बर्दाश्त करो, और ये समझ लो कि तुम्हें अपने सामने जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वो जल्दी ही छंटने वाला है। जब इंसान पर कोई ऐसा संकट आता है तो समझ लो कि भगवान उसका इम्तिहान ले रहा है, जिसमें उसे पास होके दिखाना है। तो दिखाओगी ना? हाँ ठीक है, चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अगला भाग। शाम 7 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस में हर वो शख्स मौजूद था जिसका इस कत्ल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिश्ता था। कियारा सोबती मर्डर सस्पेक्ट थी, और तोरल मेहता और काव्या कपूर के साथ इसलिए भी वहां मौजूद थी क्योंकि वो तीनों मकतूल की कामयाब ठगी का शिकार हो चुकी थीं, और देवीना महाजन शिकार होने से बाल बाल बची थी। तुषार अब्रोल वहां इसलिए मौजूद था क्योंकि मौका वारदात से नेक्स्ट डोर उसका स्थायी मुकाम था, और उसका दावा था कि उसने कत्ल होते देखा था और कातिल की औनी पौनी शिनाख्त भी की थी। प्रहलाद राज पुलिस के प्रति अपने व्यवहार की वजह से वहां मौजूद था, और क्योंकि वो अभी भी बताने को तैयार नहीं था कि कत्ल के वक्त वो कहाँ था, इसीलिए बतौर मर्डर सस्पेक्ट अब वो पुलिस के रडार पर था। और साथ में था सुनील, जो मर्डर सस्पेक्ट भले ही नहीं था, लेकिन मौका वारदात का विजिटर जरूर था। प्रभुदयाल ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये साबित हो चुका है कि मकतूल एक कॉनमैन था और बहुत ही कामयाबी के साथ इंटरनेट को अपनी धोखाधड़ी का जरिया बनाता था। उसके अंशुल खुराना, आदित्य खन्ना, आकाश खोसला जैसे कई नए नाम थे, जबकि उसका असली नाम अविनाश खत्री था। वो अपने आप को यूएसए से आया बताता था, जहां वो 8 साल से रह रहा था, जबकि असल में वो एक लोकल बाशिंदा था जो सुभाष नगर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। विक्रमपुरा की म्यूनिसिपल मार्केट में उसका बिजनेस ऑफिस था, जहां वो मिस्टर प्रहलाद राज के साथ ठेकेदारी का छोटा मोटा बिजनेस चलाता था।
जो भी मर्डर सस्पेक्ट्स हमारी नॉलेज में हैं उनमें देवीना महाजन को शुमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो इनका दर्जा अभी फ्यूचर कॉनमैनशिप प्रॉस्पेक्ट का ही था, यानी ये अभी मकतूल की स्विंडलिंग का शिकार नहीं हुई थी, और दूसरे किसी भी तरीके से ये साबित नहीं हो पाया है कि मंगलवार शाम किसी वक्त मौका वारदात पर इनका फेरा लगा था। सुनील ने बीच में ही टोका, अब होता है साबित। प्रभुदयाल ने थोड़ा गुस्से से सुनील को घूरा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मंगलवार रात को होटल स्टारलाइट में इनका फेरा लगा था, होटल में भी और मौकाए वारदात पर भी। मौकाए वारदात पर भी? उस रात ये रूम नंबर 506 में भी गई थी? जी हाँ, गई थी 9:40 पर, जबकि इन्होंने वहां रूम के ऑक्यूपेंट को मरा पड़ा देखा था और दहशत के मारे ये उल्टे पांव वहां से लौट आई थीं। कौन कहता है ये? प्रभुदयाल ने पूछा। ये खुद कहती हैं। किसे कहती हैं? मुझे कहती हैं। और कब कहा इन्होंने ये? कल सुबह। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? मुझे लगा था कि पुलिस पहले ही जान चुकी होगी, लेकिन अब आपकी बातों से एहसास हुआ कि पुलिस नहीं जान चुकी थी, और इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा कि ये बात मुझे आपकी जानकारी में लानी चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको टोकने की गुस्ताखी की। अब प्रभुदयाल ने देवीना को देखा और बोला, आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? देवीना नर्वस भाव से बोली, मुझे दहशत थी कि इस बाबत मैंने मुंह खोला तो मेरा नाम भी कत्ल के साथ जुड़ जाएगा। उफ, तौबा। वैसे क्यों थी आप होटल में? मेरी मकतूल के साथ अपॉइंटमेंट थी रात 9:15 बजे की। उसे मुझसे लॉबी में मिलना था। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया। जब वो लॉबी में नहीं आया तो मैं पता करने उसके कमरे में गई और मैंने उसे वहाँ मरा पड़ा पाया। कब गई थी? क्या टाइम हुआ था तब? 9:40। कितनी देर रुकी वहाँ? मैं रुकी नहीं, बस गई और लौट आई। इस बारे में खामोश रहने को किसने बोला आपको? किसी ने नहीं। क्यों? इन रिपोर्टर साहब ने ऐसी पट्टी नहीं पढ़ाई आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मिस, जो भी किया गलत किया आपने। जिसके साथ आपकी डेट थी आपने उसे मरा पड़ा पाया, तो आपको ये बात तभी होटल मैनेजमेंट की जानकारी में लानी चाहिए थी। जी पता है, आई एम सॉरी। आपकी खबर तो मैं बाद में लूँगा, अभी पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रभुदयाल ने फिर से कहना शुरू किया, मकतूल के जो ये कई नाम हैं, इनमें यह भी एक गौरतलब बात है कि इन सब के इनिशियल्स AK हैं, और ये बात एक बार फिर से साबित करती है कि मकतूल कितना शातिर मुजरिम था। सामान के नाम पर उसके साथ जो 2 सूटकेस और एक बैग थे, उस पर उसके इनिशियल्स AK एम्बॉस्ड थे, जो कि उसके असली नाम अविनाश खत्री के इनिशियल्स भी थे। और वो सामान इतना कीमती था कि उसकी शानो शौकत ही उसके किसी संपन्न विदेशी मुल्क से आए होने की चुगली करती थी। ये इंतज़ाम अपने फ्रॉड को प्रामाणिक बनाने के लिए उसने जानबूझकर ही किया हो सकता था, ताकि उसकी पर्सनैलिटी उसके फैंसी लगेज से मैच करती जान पड़ती, और जब भी वो कोई नया नाम अख्तियार करता तो उसे लगेज को बदलना नहीं पड़ता, और लगेज पर के इनिशियल्स भी बदलने नहीं पड़ते। इसीलिए उसने हर बार नया नाम ऐसा रखा कि इनिशियल्स AK ही रहें। और इससे ये भी जाहिर होता है कि अपने ठगी के कारोबार में उसकी प्लानिंग काफ़ी लंबी थी, और वो अपनी इस स्कीम को अभी कई बार और दोहराना चाहता था। कातिल के खिलाफ हमें जो सबूत उपलब्ध हुए हैं, उनमें से एक तो वो नक्काशीदार हैंडल वाला चाकू है, जो कि आलाए कत्ल है, और उसके फल पर लगे पेंट से हम जान चुके हैं कि वो चाकू कहाँ से आया और मौकाए वारदात पर उसे कौन लाया। हमें पता चला है कि तोरल मेहता के पड़ोस में एक आर्टिस्ट रहता है जो अपने कैनवास पेंट करने के लिए ब्रश नहीं बल्कि चाकू इस्तेमाल करता है। वैसे तो उसके पास ऐसे कई चाकू थे, लेकिन उनकी गिनती का कोई ट्रैक वो नहीं रखता था। तोरल मेहता ने अपने बयान में कबूल किया है कि उसने उन चाकुओं में से एक सरका लिया था, और मंगलवार शाम को जब वो होटल स्टारलाइट गई तो वो एक चाकू अपनी हिफाजत के लिए साथ लेकर गई थी। चाकू का हैंडल नक्काशीदार होने की वजह से उस पर उंगलियों के स्पष्ट निशान बनना संभव नहीं था, लेकिन वो निशान हमें एक दूसरे आइटम पर मिले थे। वो आइटम थी एक पीतल का भारी फूलदान, जो उस होटल के कमरों का एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। उस पर से फिंगरप्रिंट्स के 2 स्पष्ट सेट्स उठाए गए थे, एक मर्दाना और एक जनाना। मर्दाना प्रिंट्स पहले बने थे और जनाना उनके ऊपर। मर्दाना प्रिंट्स खुद मकतूल के थे, लेकिन जनाना प्रिंट्स की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। हम नहीं जानते कि वो प्रिंट्स किसके हैं, लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसके नहीं हैं। कियारा सोबती, तोरल मेहता और काव्या कपूर में से किसी के भी नहीं हैं वो फिंगरप्रिंट्स। सुनील ने फिर से बीच में टोका, 1 मिनट इंस्पेक्टर, आपने तो कहा था कि तोरल मेहता को अपने फिंगरप्रिंट्स का नमूना देना कबूल नहीं था। हाँ कहा था, लेकिन ये अपना वो रवैया बरकरार नहीं रख पाई थीं, और जब इन्हें यह समझाया गया कि ऐसा करना खुद इनके हित में था तो इन्होंने खुशी से अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। केस में हमारी भटकन के दौर में हालात फिर यूं बदलते हैं
कि हमारी जानकारी में आता है कि होटल के 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 506 के अलावा कमरा नंबर 505 में भी कोई शख्स रह रहा था और वो था होटल का असिस्टेंट मैनेजर तुषार अब्रोल। ये पढ़े लिखे समझदार इंसान है, फिर भी ये जनाब हमें तो कुछ नहीं बताते, लेकिन सुनील के जरिए ये धमाका करते हैं कि इन्होंने कातिल को वहां देखा था। वो मेरी मजबूरी थी, तुषार अब्रोल होठों में ही बुदबुदाया। प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला, हम आपकी मजबूरी के तरफदार नहीं हैं। ये कत्ल का केस है जिसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी थी तो आपका फर्ज बनता था कि आप उसे फौरन पुलिस की जानकारी में लाते और साबित करके दिखाते कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। 2 दिन आपने ये जो जानकारी दबाए रखी, आखिर उसका जिक्र भी किया तो किससे? पुलिस से नहीं, मिस्टर सुनील से, जो कि मीडिया पर्सन है। वो तो इसलिए क्योंकि सुनील ने ही मुझे अप्रोच किया था, तुषार बोला। अगर ये अप्रोच नहीं करता तो आप अभी भी इस बारे में खामोश रहते? जवाब देने की जगह तुषार ने बेचैनी से पहलू बदला। जब पुलिस होटल में थी, आप खुद होटल में थे, तो इस बारे में फौरन क्यों नहीं बोले आप? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया कि मेरी प्रॉब्लम थी। जिन हालात में मैंने वो कत्ल होते देखा था, उनकी खबर अगर मैनेजमेंट को लग जाती तो मेरी नौकरी जा सकती और मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो यही करता। ओहो, लेकिन फिर भी चुप तो रहे नहीं आप। इस रिपोर्टर के आगे तो बक दिया आपने सब कुछ। वो तो असल में मुझसे गलती से हो गया। सुनील ने अपने सवालों की बौछार से मुझे गड़बड़ा दिया था और ऐसे घेर लिया था कि मर्जी ना होते हुए भी वो बात मेरे मुंह से निकल गई थी। सुनील धीरे से बोला, मर्जी ना होते हुए नहीं निकल गई थी, आपने बहुत सोच समझकर वो बात मुझे सरकाई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? तुषार ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं कि आपने देखा था, वो असल में आपने नहीं देखा था, सुनील ने बड़ी ही अदा से कहा। अब तुषार अब्रोल और भी हड़बड़ा गया। प्रभुदयाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर जबड़े भींच लिए। सुनील पहले की तरह ही सहज स्वर में बोला, काव्या कपूर आपकी चचेरी बहन है और मर्डर सस्पेक्ट है। वो कहानी आपने अपनी बहन की खातिर गढ़ी ताकि उस पर से फोकस हट जाए और पूरा फोकस कियारा सोबती पर शिफ्ट हो जाए। बात बेबुनियाद थी, इसलिए आपने खम ठोक कर 2 टूक भी ये नहीं कहा कि आपने कियारा को मकतूल पर चाकू से वार करते देखा था। आपने बात को घुमा फिरा कर गोलमोल करके कहा ताकि बाद में किसी तरीके से अगर ये साबित हो जाता कि कियारा कातिल नहीं थी तो आप कह पाते कि आपने तो कभी गारंटी से कहा ही नहीं था कि आपने कियारा को ही देखा था, और इसी वजह से आपने ये बात पुलिस को नहीं कही, मुझे सरका दी। ऐसा कुछ कहने के लिए मैंने कभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था। बातों बातों में आपने ही ये बात सरकाई थी कि आपने कत्ल होते देखा था और कातिल को भी देखा था। बात सीधे पुलिस को ना कहने की आपकी ये एडवांटेज थी कि बाद में आप ये भी कह सकते थे कि आपने तो कुछ और कहा था और सुनील ने कुछ और सुन लिया। और इस ऑनर के लिए कियारा का नाम आपने इसलिए चुना था क्योंकि बाजरिया मीडिया आपको पता था कि कियारा को कातिल होने के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो गुले गुलजार, ये खुशी की बात है कि तुमने चचेरी बहन के लिए जिम्मेदारी दिखाई, उसका सगा बन के दिखाया, लेकिन इस कोशिश में तुमने एक बेगुनाह लड़की को अपना निशाना बनाया। इसे सिर्फ शर्मनाक ही कहा जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पुरजोर अल्फाज में कहता हूँ कि इन्होंने झूठ बोला, बहन की खातिर झूठ बोला कि इन्होंने कत्ल होते देखा था और कातिल इन्हें कियारा जैसी लगी थी। और ये बात मैं यकीनी तौर पर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि कियारा कातिल नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से इस टॉपिक को एक बार के लिए मुलतवी कर देते हैं और इंस्पेक्टर साहब को अपनी बात पूरी करने देते हैं, जो फूलदान के बारे में बता रहे थे कि उस पर से उठाए गए जनाना उंगलियों के निशान कियारा, तोरल या काव्या में से किसी के नहीं थे। जरा ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या इन 3 देवियों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके बाकायदा इस बात की तस्दीक की गई थी? प्रभुदयाल ने कहा, हाँ, तीनों के फिंगरप्रिंट्स को उपलब्ध फिंगरप्रिंट से कंपेयर किया गया था और वो मिलते हुए नहीं पाए गए थे। किसी ने फिंगरप्रिंट्स देने से हुज्जत की थी? तोरल ने की थी, लेकिन बाद में वो मान गई थी। कियारा ने? नहीं तो? ओके, तो फिर फिंगरप्रिंट्स तीनों के क्यों लिए गए, चारों के क्यों नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है इंस्पेक्टर साहब कि देवीना महाजन के फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए गए। अरे वजह तुम्हें मालूम तो है सुनील। पहले ये बात हमारी जानकारी में नहीं थी कि देवीना का फेरा भी मौका वारदात पर लगा था। ओके, अब तो ये बात आपकी नॉलेज में आ गई ना? हाँ, आ गई, लेकिन इसके पास कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं है, इसके साथ कोई ठगी नहीं हुई है। वो एक अलग मैटर है इंस्पेक्टर, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दायरे में तो ये आती है ना, और अब तो खास तौर से आती है क्योंकि मंगलवार रात को कत्ल के वक्त ये ना सिर्फ होटल में थी बल्कि उस कमरे में भी मौजूद थी
और कैसे ना कैसे करके ये पुलिस के रडार पर तो है ही, वरना ये इस वक्त यहाँ नहीं होती। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रूटीन के तौर पर चेकअप का वही ट्रीटमेंट इसे भी तो मिलना चाहिए था जो कि बाकियों को मिला। अरे ऐसे तो तुम कहोगे कि तुषार अब्रोल को भी मिलना चाहिए था, प्रहलाद राज को भी मिलना चाहिए था, हमें उनके भी फिंगरप्रिंट्स लेने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, मैं आगे यही कहने वाला था इंस्पेक्टर साहब। सुनील, तुम भूल रहे हो कि फिंगरप्रिंट्स का जो अनचीन्हा सेट है वो जनाना है, तुषार और प्रहलाद मर्द हैं। ऑल द सेम, अनचीन्हे प्रिंट्स की शिनाख्त के लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस को हर उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स लेने चाहिए थे जो केस से जुड़ा हुआ था। ये वाहियात बात है सुनील। नहीं, ये प्रोसीजरल बात है। पुलिस ऑलवेज कवर्स अ लॉट ऑफ टेरिटरी इन अ मर्डर केस। व्हाई शॉर्टन इट इन प्रेजेंट केस सर? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है मिस्टर सुनील, वक्त जाया करने वाली बात है। लेकिन तुम्हारे जैसे खुराफाती रिपोर्टर की तसल्ली करने के लिए मैं वक्त बर्बाद करने को भी तैयार हूँ। देवीना मैडम, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स का नमूना देने से कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, देवीना निर्भीक स्वर में बोली। फिर प्रभुदयाल ने तुषार अब्रोल की तरफ देखा। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, एतराज तो मुझे भी नहीं, लेकिन ओके, एज यू विश। अब प्रभुदयाल ने प्रहलाद राज की तरफ देखा। वो उखड़े लहजे में बोला, मैं ये जरूरी नहीं समझता। क्या कोई काला चोर कुछ भी कह दे तो आप उस पर अमल करने लग जाएंगे? लेकिन ऐसा करने में हर्ज भी क्या है? सवाल हर्ज का नहीं, जरूरत का है इंस्पेक्टर। जो काम जरूरी नहीं उसके पीछे पड़ने का क्या मतलब हुआ भला? अच्छा, तो अब ये आप हमें सिखाएंगे कि मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं? मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, मेरा कत्ल से कोई रिश्ता नहीं है। मौकाए वारदात पर जाना तो दूर की बात, उस शाम मैं होटल के करीब भी नहीं फटका था और मेरे पास कत्ल की कोई वजह भी नहीं है। और फिर ये भी मत भूलिए कि अभी आपने खुद कहा था कि फिंगरप्रिंट्स जनाना है, तो फिर मेरे पीछे पड़ने का क्या मतलब है? बहस बहुत अच्छी कर लेते हैं आप मिस्टर प्रहलाद राज, लेकिन इस वक्त मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आप सीधा जवाब दीजिए, फिंगरप्रिंट्स देते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। वो भी उतनी ही दृढ़ता से बोला। अच्छा, तो आप ये देखना चाहते हैं कि अगर पुलिस अपनी आई पर आ जाए तो क्या करती है? आप मुझे धमका रहे हैं? सुनील ने थोड़ा मीठे स्वर में कहा। अरे राज साहब, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? दे दो ना फिंगरप्रिंट्स। तुम चुप रहो, तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं है, प्रभुदयाल ने सख्ती से कहा। आप मुझसे बात कीजिए। ये समझ लीजिए कि आप जितना फिंगरप्रिंट्स देने से इनकार करेंगे, हमारा शक उतना ही बढ़ेगा आप पर। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं चाहता, लेकिन आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इतना कायदा कानून तो मैं समझता हूँ। प्रभुदयाल ने एक पल उसे घूरा, फिर जोर से गला फाड़कर चिल्लाया, बंसल! सब इंस्पेक्टर बंसल कमरे में दाखिल हुआ। प्रभुदयाल ने प्रहलाद राज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को हथकड़ियां लगाओ अभी, और 2-4 आदमी और बुला लो। हो सकता है ये तुम्हारे अकेले के काबू में ना आए। प्रहलाद राज उछलकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बंसल दीवार बनके उसके सामने खड़ा हो गया। प्रहलाद ने उसे धक्का देकर उसके बाजू से गुजरने की कोशिश की तो बंसल ने गन निकालकर उसकी छाती पर तान दी। तब तक 2 हवलदार और अंदर आ गए, जिनमें से एक के हाथ में हथकड़ी भी थी, और 2 पल बाद ही प्रहलाद राज की कलाइयां हथकड़ियों से जकड़ी हुई थीं। उसे ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया गया, लेकिन बैठने के बाद भी वो चिल्लाता रहा, ये धांधली है, जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट से मुजरिम को हथकड़ी पहनाने पर मनाही है, और मैं तो मुजरिम भी नहीं हूँ। तो ठीक है, जाओ सुप्रीम कोर्ट वालों से ही कर लो बात, प्रभुदयाल ने कहा। अरे हद है, कैसे पुलिस ऑफिसर हैं आप? ऐसा ही हूं मैं, और अब अगर तुम चुप नहीं हुए तो फिर देखना मैं और कैसा कैसा हूँ। प्रहलाद राज ने होठ भींच लिए और बेचैनी से पहलू बदलते हुए बैठा रहा। लैब से, जो कि वहां से ऊपर वाली मंजिल पर ही थी, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट शकील अहमद को तलब किया गया। प्रभुदयाल के आदेश के अनुसार वो फूलदान से उठाए गए फिंगरप्रिंट्स की छाप को अपने साथ लेकर आया। प्रहलाद राज के फिंगरप्रिंट्स जबरन लिए गए और फिर हथकड़ी निकाल दी गई। बंसल हवलदार के साथ वहां से रुखसत हो गया। शकील अहमद ने वहीं बैठकर फिंगरप्रिंट्स के मिलान को अंजाम दिया। आखिर उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास जेब में रखा और कागज प्रभुदयाल के सामने सरकाते हुए निर्णायक स्वर में बोला, परफेक्ट मैच। क्या? हूबहू मैच है सर, एक एक लूप, एक एक कर्व मिलता है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। शकील अहमद अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। प्रभुदयाल हैरान परेशान सा खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे। सुनील ने धीरे से कहा, हैरान होने की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। सुपर इम्पोज्ड फिंगरप्रिंट्स को यहाँ इसलिए जनाना समझा गया था क्योंकि हाथ काफी छोटा और संकरा था, उंगलियां पतली थी। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कहता था कि वो प्रिंट जनाना थे। जरा इस आदमी को देखिए, इसका पूरा वजूद ही जनाना है। फीचर्स, रंगत, कद काठी सब जनाना, और इसके हाथ खास तौर से लड़कियों जैसे हैं।
मैंने जब से इसको और इसके हाथों को देखा था, तब से मेरे दिमाग में यही घंटी बज रही थी कि इसके जनाना आकार का कोई मतलब जरूर होना चाहिए था। तो ये कातिल है? प्रभुदयाल ने पूछा। और क्या, वरना ये बताए फूलदान पर इसकी उंगलियों के निशान कैसे आए? प्रहलाद राज जोर से चिल्लाया। कोई मुझे बोलने दे तो बताऊं ना। क्या कहना चाहते हो, बोलो, प्रभुदयाल ने कहा। वो फूलदान होटल के गेस्ट रूम्स के डेकोर का एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। वहाँ हर कमरे में आर्टिफिशियल फूलों वाला हूबहू वैसा एक एक फूलदान मौजूद है। पिछले हफ्ते 2-3 बार मेरा जाना वहाँ हुआ था, जहाँ हर बार मैं किसी से उसके रूम में जाकर मिला था। अपनी ऐसी किसी विजिट के दौरान हो सकता है मैंने उस कमरे के फूलदान को छुआ हो और मुझे फंसाने की नीयत से किसी ने उस फूलदान को 506 वाले फूलदान से तब्दील कर दिया हो। प्रभुदयाल ने तुरंत कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तब कबूल किए जाने के काबिल माना जाता जबकि फूलदान पर सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए जाते। किसी दूसरे कमरे के फूलदान को तुम्हारे से पहले मकतूल ने भी छुआ, ये कैसे हो सकता है? सोच समझ के जवाब देना। अब अगर तुम ये कहोगे कि उस दूसरे कमरे में मंगलवार से पहले कभी मकतूल भी तुम्हारे साथ था, तो इसका मतलब होगा कि तुमने उसकी होटल में मौजूदगी की बाबत उसके कत्ल के बाद नहीं जाना, बल्कि तुम उससे पहले से ही वाकिफ थे। और अगर पहले से वाकिफ थे तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर मुंबई नहीं गया हुआ था, इसी शहर में उस होटल में था। और अगर तुम्हें ये बात मालूम थी तो इसका आगे मतलब ये निकलता है कि तुम उसके धोखाधड़ी के गेम से भी वाकिफ थे। अब क्यों वाकिफ थे? क्या तुम भी उसमें शामिल थे? अब जवाब दो। प्रहलाद से अब कोई जवाब देते नहीं बना। अब तो वो साफ साफ बदहवास दिखाई देने लगा। सुनील ने कहा, एक बात और भी है जो इसके क्लेम को झुठलाती है। होटल में हर सुबह हाउसकीपिंग स्टाफ जब रूम सेटिंग के लिए निकलता है तो हर आइटम को कॉलिन मार के साफ करता है, यानी हर फूलदान को भी रोज चमकाया जाता है। अगर ये पिछले हफ्ते कभी होटल के किसी कमरे में गए थे और जाने अनजाने इन्होंने वहां फूलदान को छुआ था, तो इनके फिंगरप्रिंट्स मंगलवार तक बरकरार रह ही नहीं सकते थे। हाउसकीपिंग स्टाफ के रूटीन में अगले रोज उनका पहुंचा जाना लाजमी था। और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कत्ल की रात क्या हुआ होगा। कत्ल क्यों हुआ ये एक अलग मसला है जिसका जिक्र बाद में आएगा, लेकिन कत्ल के बाद क्या हुआ वो अब बिल्कुल साफ है। मकतूल के बेडरूम में एक कीमती सैंडल्स का डब्बा था जिसमें से सैंडल्स गायब थीं। मेरा दावा है कि वो सैंडल्स इन्होंने पहन ली थी। और हाँ, एक और आइटम भी इन्होंने वहां से सरकाई थी। इन्होंने वार्डरोब में टंगा मकतूल का ओवरकोट भी ले लिया था। इन्होंने हील और गोल्फ कैप के साथ वो कोट पहना था और अपने जूते कोट की जेबों में डाल लिए थे। और इस वजह से छोटे कद का ये इंसान काफी लंबा लगने लगा था। और सैंडल्स और लंबे बालों की वजह से जिस किसी ने भी इसकी तरफ नजर डाली, इसे कोई लंबे कद वाली लंबी छरहरी लड़की समझा। इसके लंबे बालों ने भी इस बात में इसकी बहुत मदद की। सुरक्षित होटल से बाहर निकलकर डोरमैन द्वारा बुलाई गई एक टैक्सी में ये बैठ गया। इसका घर विनायक नगर में है, जो होटल स्टारलाइट से 9-10 किलोमीटर के फासले पर है। इतना फासला ये सैंडल्स और ओवरकोट पहने नहीं रह सकता था। ये पहले दोनों चीज़ों को कहीं फेंकता और फिर टैक्सी में सवार होता तो इसे अंदेशा रहता कि बहुत जल्दी वो दोनों चीज़ें बरामद हो जाएंगी। और फिर किसी को ये भी सूझ सकता था कि वो किस इस्तेमाल में लाई गई होंगी। टैक्सी में बैठे हुए उतार के फेंकता तो टैक्सी ड्राइवर इसकी उस हरकत का गवाह बन जाता और वो हैरान होता कि कैसे एक औरत उसकी टैक्सी में सवार हुई थी जो बीच रास्ते में मर्द बन गई थी। ये बात टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं भूलता और देर सवेर बतौर गवाह इसके खिलाफ जरूर आ खड़ा होता। तो इसके लिए इसने क्या किया कि होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर कैनिंग रोड पर इसकी माशूक रहती है जिसका नाम है निधि सांगवान। ये पहले माशूक के पास गया और सैंडल्स और ओवरकोट इसने इस हिदायत के साथ उसे सौंप दिए कि उन दोनों चीज़ों का बंडल बनाकर उसे हमेशा के लिए गायब कर दे। मसलन बंडल के साथ वजन बांधकर उसको समुद्र के हवाले कर दे। अब यहाँ पर औरत जात के एक्सपेंसिव फेमिनिन आइटम्स के शौक और लालच ने इसका काम बिगाड़ दिया। इसकी माशूक निधि सांगवान का उन सैंडल्स पर दिल आ गया जो कि इटालियन थी, स्टिलेटो हील वाली थी और 32,000 की कीमत की। उसने ओवरकोट तो शायद ठिकाने लगा दिया, लेकिन सैंडल्स को अपने इस्तेमाल के लिए छुपा के रख दिया। कल मैंने उस लड़की को वैसी सैंडल्स पहने देखा था और उनके बारे में सवाल किया तो उसने कहा था कि वो असली इटालियन ब्रांड की सैंडल्स नहीं थी बल्कि फेक थी और उसने अमेजॉन से ऑनलाइन मंगाई थी और उनकी कीमत 8,000 रुपये अदा की थी। अब ये बात यकीन में आने वाली नहीं थी क्योंकि अव्वल तो वो फेक नहीं थी और अगर फेक थी तो अमेजॉन से मंगवाई हुई नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा ऑनलाइन ब्रांड फेक आइटम्स बेचता हो ये यकीन करने लायक बात नहीं है। प्रभु,
उस लड़की का पता है फ्लैट नंबर 18, 3rd फ्लोर, पंकज अपार्टमेंट, कैनिंग रोड। उस लड़की निधि सांगवान को इसने इस झांसे से अपने साथ अटकाया हुआ है कि ये अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। पुलिस उसके फ्लैट की तलाशी लेगी तो सैंडल्स यकीनन वहां से बरामद हो जाएंगी और फिर पुलिस आराम से उसे ये कबूलवा सकती है कि ओवरकोट का उसने क्या किया था और मंगलवार रात को ये चीज़ें उसे किसने दी थी और कब दी थी। ये सब हो जाने के बाद वो लड़की ही इस आदमी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। प्रभुदयाल ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन कल और आज के बीच अगर उसने सैंडल्स भी गायब कर दी होंगी तो भी वो उनके वक्ती पोजेशन की हामी से बच नहीं सकती। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि ऐसी सैंडल्स उसके पास थीं और उसकी फ्लैटमेट डिम्पल सक्सेना ने भी उनको देखा था। उसे बताना ही पड़ेगा कि अगर वो इटालियन नहीं फेक सैंडल्स थीं तो अब कहाँ गईं। लेकिन कत्ल का उद्देश्य क्या है इसके पास? प्रभुदयाल ने पूछा। मेरे ख्याल से कत्ल का उद्देश्य आर्थिक है, हालांकि मैं यकीनी तौर पर अभी ये बात नहीं कह सकता। मुझे साफ साफ ऐसा हिंट मिला है कि ये किन्हीं आर्थिक दुश्वारियों के हवाले है जिनका अगर ये तुरंत कोई हल नहीं निकाल पाया तो इसके साथ बहुत बुरी बीतेगी, इतनी बुरी कि ये या तो अस्पताल में होगा या शमशान घाट पर। और इसकी आर्थिक दुश्वारियां क्या हैं इसका भी एक रीजनेबल अंदाजा मुझे है। ये आदमी जुआ खेलता है, हॉर्स रेसिंग का रसिया है। ये बुकी के जरिए घोड़ों पर दांव लगाता है। वैसे तो कहता है कि अक्सर ये जीतता है क्योंकि घोड़ों की टिप्स जो शख्स इसे सरकाता है उसे इस काम का 40 साल का तजुर्बा है। लेकिन असलियत ये है कि रेस में इसका घोड़ा नहीं लगता और इसीलिए ये बुकी का कर्जाई है। और वो कर्जा इतना बढ़ गया है कि बुकी वसूली के लिए इसके पास एनफोर्सर भेजता है। आज दोपहर जब इसके ऑफिस में मैं इससे मिलने गया था तब एक पहाड़ जैसा एनफोर्सर वहां आया था और इसे अपनी ताकत बताने लगा था। उस टाइम तो इसने उसे टाल दिया था, लेकिन जाते जाते एनफोर्सर इसे धमका के गया था कि जब वो लौट के आएगा तो या तो एम्बुलेंस के साथ आएगा या मुर्दा गाड़ी के साथ। इसका मतलब साफ साफ ये था कि वो इससे ये पूछ रहा था कि लौट के आने के बाद इसके हाथ पांव तोड़े या जान से मार डाले। उसके चले जाने के बाद जब मैंने इससे उसके बारे में पूछा तो इसने ये कह के बात को ढक दिया था कि वो इलाके का दादा था जो हफ्ता वसूली करने आया था। तुम वहाँ मार्केट में मामूली सी भी पूछताछ करोगे प्रभु तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ ऐसी कोई हफ्ता वसूली नहीं होती है। और ये भी अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि एनफोर्सर का इसके पास आज का जो फेरा था वो पहला फेरा नहीं था। ऐसी धमकियां इसे पहले भी मिल चुकी थी और ये जानता था कि इसे फौरन उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। इसको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का इंतज़ाम करना था और इस सिलसिले में इसे कोई संकट मोचन दिखाई देता था तो वो था इसका मरहूम पार्टनर। ये उसके कॉन गेम में भी पार्टनर था और इसका यही काफ़ी सबूत है कि इसे मालूम था कि मुंबई जाने को कहकर घर से निकला इसका पार्टनर इसी शहर में होटल स्टारलाइट में मौजूद था और उससे कुछ पैसा लेने की नीयत से ही ये मंगलवार शाम को होटल में उसके पास पहुंचा था। अरे मैं होटल स्टारलाइट के करीब भी नहीं फटका था, प्रहलाद राज गुस्से से चिल्लाया। प्रभुदयाल ने सख्ती से कहा, आप अभी चुप रहिए। वो विलाप करते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आ रहा है और मुझे मुंह खोलने की भी मनाही है। कोई मनाही नहीं है तुम्हें, लेकिन जब बोलने को बोला जाए तब बोलना। अरे आप कैसे पुलिस वाले हैं कि इस खुराफाती इंसान की मन गढ़ंत कहानियों को तो गौर से सुन रहे हैं और हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, क्या है हकीकत? आप लोगों ने खुद प्रेस को ब्रीफ किया है कि मरने वाला अपने कातिल का नाम लेकर मरा था, मंगला नाम लेकर मरा था। तो मैं मंगला थोड़े ही हूँ। सुनील तुरंत बोला, कत्ल को हुए 4 दिन हो गए, अभी तक किसी मंगला का वजूद सामने नहीं आया है। ओहो, तो अब मंगला आपकी जानकारी में नहीं आई तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मंगला है ही नहीं। फिर भी ये बात पूरी तरह से स्थापित नहीं है कि मरने से पहले उसने जो एक लफ्ज़ बोला था वो मंगला ही था। क्यों स्थापित नहीं है? जब पुलिस कहती है तो स्थापित है। देखो मिस्टर प्रहलाद राज, पुलिस वही कहती है जो उसे बताया जाता है। मकतूल की मौत के वक्त पुलिस उसके सिरहाने नहीं थी, कियारा सोबती उसके सिरहाने थी। पुलिस ने जो कुछ प्रेस को बोला वो इसके बयान के आधार पर बोला था, लेकिन ये भी श्योर नहीं है कि इसने जो शब्द सुना वो मंगला ही था। हो सकता है उसने बंगला कहा हो या जंगला कहा हो या सिंगला कहा हो। सुनील के मुंह से ये बात सुनते ही कियारा सोबती जोर से बोली, 1 मिनट, क्या बोला तुमने? सिंगला। मैंने कहा कि हो सकता है उसने सिंगला कहा हो। मरने वाले की जुबान से निकला आखिरी लफ्ज सिंगला हो। वो आंखें चौड़ी करते हुए बोली, यू आर राइट, बाय गॉड यू आर राइट, उसने सिंगला ही कहा था। नाउ आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट दैट ही सेड सिंगला। प्रभुदयाल ने उलझन भरे स्वर में कहा, सिंगला? अब ये सिंगला कौन है?
सुनील प्रहलाद राज की तरफ हाथ करते हुए बोला, इससे इसका सरनेम पूछिए जरा। सरनेम पूछूं? क्यों? आप पूछिए तो सही, ये बताएगा ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि एक नंबर का पाखंडी है, कहता है सरनेम के खिलाफ है। सरनेम जात पात को रेखांकित करता है और ये जात पात को नहीं मानता। इस सिलसिले में ये फिल्म स्टार इरफान खान की मिसाल देता है। खुद को उसका हमख्याल बताता है, जिसने अपने नाम से हमेशा के लिए खान हटा दिया है और अब उसकी फिल्म्स के क्रेडिट्स में उसका नाम खाली इरफान दर्ज होता है। इसलिए ये आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ कि इसने अपने नाम से क्या सरनेम हटाया है। सिंगला। इसका पूरा नाम प्रहलाद राज सिंगला है। प्रभुदयाल ने प्रहलाद राज की तरफ देखा। वो परे देखने लगा। सुनील ने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर प्रभुदयाल के सामने रख दिया। ये इसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है। आधार कार्ड की अर्जी में सरनेम दर्ज करना मैंडेटरी है। इस कार्ड पर इसका पूरा नाम दर्ज है, जो कि सिंगला है, और मकतूल मंगला नाम की किसी औरत का नहीं, बल्कि अपने इस पार्टनर का नाम लेकर मरा था। ये फोटोकॉपी तुम्हारे पास कहाँ से आई? प्रभुदयाल ने पूछा। आपको पता ही होगा इंस्पेक्टर कि आजकल बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है, तो मैंने इसके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड से निकलवाई, नेशनल बैंक की विनायक नगर ब्रांच से। प्रभुदयाल प्रहलाद राज की तरफ घूमा। आपका सरनेम सिंगला है और ये आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप खामोश नहीं रह सकते, बोलिए। प्रहलाद राज बुरी तरह से फट पड़ा। और आप भी मामूली परिस्थितिजन्य सबूतों के दम पर मुझे कत्ल का मुजरिम नहीं ठहरा सकते। पूरे हिंदुस्तान में क्या मैं अकेला ही सिंगला हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस सिंगला को मकतूल जानता था वो आप ही हैं। अच्छा, आपको क्या पता? आपको कैसे पता कि मकतूल सिर्फ एक ही सिंगला को जानता था? मिस्टर प्रहलाद, मकतूल के कमरे में इटालियन सैंडल्स का खाली डिब्बा था और वो सैंडल्स आपकी गर्लफ्रेंड पहने हुए मिली है हमें। ओहो, खाली डिब्बा देख के आपको कैसे पता चल गया कि उसके भीतर जो सैंडल थी वो कैसी थी? ऐसी कौन सी बात यूनिक थी उनमें जिसकी वजह से उनकी अलग से शिनाख्त हो सकती थी? फैशनेबल लेडीज फुटवेयर्स में लाल रंग आम बात है, स्टिलेटो हील भी आम बात है, हाई प्राइस भी आम है, सैंडलें लाख लाख रुपए तक आती हैं। तो ऐसी कौन सी बात थी उस डब्बे की सैंडलों में जो उनको खास बनाती थी? ओके, फूलदान पर आपकी उंगलियों के निशान भी तो मिले हैं, लेकिन फूलदान आलाए कत्ल नहीं है। आप ये भी तो बताने को तैयार नहीं है कि कत्ल के वक्त के आसपास आप कहाँ थे। ओहो, तो इतने से ही मैं कातिल साबित हो गया। अगर मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं कहाँ था, तो इसका सीधा सीधा बस ये मतलब हो गया कि मैंने कत्ल किया। ये तीनों लड़कियां भी तो वहां मौजूद थीं, इनको ठहराइए कातिल आप। अरे ये मान तो रही हैं कि ये वहां पर मौजूद थीं, आप तो मान ही नहीं रहे। चलो ठीक है, अगर मैं ये बता दूं कि मैं कहाँ था, तो इतने से पीछा छोड़ दोगे मेरा? और मैं ना सिर्फ बता दूं बल्कि साबित कर दूं कि कत्ल के वक्त के आसपास मैं मौका वारदात से दूर था, तो छोड़ दोगे मेरा पीछा? प्रभुदयाल भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर प्रभुदयाल बोला, कमाल है, अभी तो तुम्हारे होश उड़े हुए थे, अभी बड़ी दिलेरी आ गई। हाँ आ गई, क्योंकि कायदे कानून को मैं भी जानता हूँ। चश्मदीद गवाह के बिना आप किसी को ऐसे कातिल नहीं ठहरा सकते। सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों की बिना पर आप किसी को फांसी पर नहीं टांग सकते। ऐसे मुलजिम को आप सिर्फ परेशान कर सकते, लेकिन उसे सजा नहीं दिला सकते। और अदालत से बेनिफिट ऑफ डाउट पाकर उसका छूट जाना बस एक वक्त की बात होती है। ओहो, आपको तो बड़ा मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। प्रहलाद राज उपेक्षा से दूसरी तरफ देखने लगा। तुषार अब्रोल ने खंखार कर गला साफ किया। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? क्या क्या कहना चाहते हो? प्रभुदयाल ने पूछा। मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ नासमझ बातों ने आपकी निगाह में मेरा क्रेडिट खराब कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये बात कहनी ही चाहिए, और तब हो सकता है मेरी बेजा हरकत के लिए पुलिस मुझे माफ़ भी कर दे। अरे क्या कहना चाहते हो भाई, बोलो। मैंने कत्ल होते सच में देखा था। कत्ल होता देखा होने के बारे में जो मैंने कहा था, सच कहा था। उसमें झूठ का अंश सिर्फ ये था कि मैंने असल कातिल का नाम नहीं लिया था। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश मैंने की थी कि कातिल कियारा थी। अच्छा, ताकि एक बेगुनाह को सजा मिल जाए, इसलिए ऐसा किया तुमने? प्रभुदयाल ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। तुषार तुरंत बोला, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। मैं जानता था कि ऐसा नहीं होगा। बेगुनाह दर्जनों तरीकों से खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था, और पुलिस के लिए भी बेगुनाह को गुनहगार साबित करना कोई हंसी खेल नहीं होता। इसीलिए मेरा वो गलत बयान इस लड़की के लिए बस थोड़ी देर की जहमत होती, और यही मेरा मकसद था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उतने में असल कातिल पकड़ा जाएगा और काव्या पर से तो वैसे भी फोकस हट जाने वाला था। और अगर ऐसा ना होता तो
तो फिर मैं हकीकत बयान करने के लिए आगे ज़रूर आता, चाहे उसके बाद मेरे साथ जो भी बीते। तुम्हारे साथ क्या बीते? मैंने पहले बताया ना कि मेरी नौकरी चली जाती। होटल का नया मैनेजमेंट ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला था कि मैं नाजायज़ तरीके से होटल के एक गेस्ट पर नज़र रखता था। 2 महीने पहले होटल में बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म स्टार ठहरी थी और एक वेटर ऐसे ही ताक झांक करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। खुद जनरल मैनेजर ने उसे वो हरकत करते देखा था। नतीजतन उसे खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया गया था। और मैं जानता हूँ कि मेरा ये बयान मुझे भी उसी अंजाम तक पहुँचा के रहेगा, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं उनको देखते हुए अब मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरे पहले झूठ की भरपाई मेरा अब बोला हुआ सच ही कर सकता है। अब प्रभुदयाल के स्वर में थोड़ी नरमी आई। क्या देखा था तुमने? कैसे देखा था? क्या बीच का दरवाज़ा खोल लिया था? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने की होल में आंख लगाकर परली तरफ के हालात का नज़ारा किया था। तो क्या देखा था तुमने? मेज़बान और मेहमान को ड्राइंग रूम में यूं आमने सामने बैठे देखा था कि मेज़बान यानी मकतूल की मेरी तरफ पीठ थी और मेहमान का मेरी तरफ मुंह था, जिसे मैं की होल में से साफ साफ देख सकता था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेहमान कौन था, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेहमान ये शख्स था। और उसने प्रहलाद राज की तरफ उंगली उठा दी। प्रहलाद राज भड़का। झूठ! खामोश रहिए आप। पहले ये जो कहना चाहते हैं इन्हें कहने दीजिए। अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी बक रहा है। शट अप! प्रभुदयाल इतनी जोर से गरजा कि भड़ाक से दरवाज़ा खुला और बंसल भीतर दाखिल हुआ। प्रहलाद राज सहम कर चुप हो गया। तुम यहीं रुको बंसल, शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़े, प्रभुदयाल ने कहा। बंसल ने दरवाज़ा बंद किया और सावधान की मुद्रा में उसके सामने अड़कर खड़ा हो गया। प्रभुदयाल ने तुषार से कहा, आगे बोलो तुम। ये दोनों रूम सर्विस से ऑर्डर किए ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही इनके बीच झगड़ा शुरू हो गया और फिर वो झगड़ा भीषण तकरार में बदल गया। ये सारी बातें तुम्हें बगल के कमरे में सुनाई दे रही थीं? जी आसानी से नहीं। आम हालात में बगल के कमरे की आवाज़ें मेरी तरफ नहीं पहुंचती थीं, लेकिन जब मैं की होल में कान लगाता था तो वो मुझे सुनाई देने लगती थीं। और उस वक्त मैं ये नहीं देख सकता था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि की होल के जरिए या तो मैं देख सकता था या सुन सकता था। दोनों काम एक साथ हो पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए की होल से कभी आंख कभी कान लगाते हुए मैंने थोड़ा कुछ देखा और थोड़ा कुछ सुना। जो सुना वो टूटा फूटा इंटरप्टेड था, इसलिए मैं यही अंदाज़ा लगा सका कि इन दोनों के बीच तकरार का मुद्दा रुपया था। मेहमान को किसी रकम का 25% हासिल हो रहा था, जबकि वो 50% चाहता था और ये चाहता था कि इस नए डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पिछला बकाया भी फ़ौरन उसके हवाले कर दिया जाए। मकतूल ऐसा करने को कतई तैयार नहीं था। नतीजतन दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई थी। तब सुनना छोड़कर मैंने देखने पर जोर दिया और पाया कि मेहमान के हाथ में कहीं से चाकू आ गया था और मकतूल फूलदान को ऐसे सिर से ऊपर उठाए था जैसे वो उससे मेहमान पर हमला करना चाहता हो। लेकिन मेहमान ने अपना काम पहले कर दिया। उसने मेज़बान पर चाकू से वार किया। मैंने खून के छींटे उसके कपड़ों के सारे फ्रंट पर पड़ते देखे, लेकिन उस वार का मकतूल पर कोई प्रत्यक्ष असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पहले वार पर चाकू गहरा नहीं धंसा होगा शायद। मकतूल भारी फूलदान का वार मेहमान के सिर पर करने ही लगा था कि मेहमान ने फिर चाकू चला दिया। इस बार वार इतना ज़बरदस्त था कि चाकू उसके हाथ से छूट गया। मकतूल चाकू समेत कारपेट पर ढेर हो गया। फूलदान उसके हाथ से निकल गया और कारपेट पर एक तरफ लुढ़क गया। तब मेहमान ने फूलदान को उठाया, उसे वापस मेज़ पर रखा और उसमें से बाहर बिखर पड़े फूल उठाकर वापस उसमें डाले। उस काम से फारिग होकर वो उठकर सीधा हुआ ही था कि कॉल बेल बजी। मेहमान दरवाजे से विपरीत दिशा की तरफ लपका और मेरी विजन के दायरे से बाहर निकल गया। सुनील धीरे से बोला, वो बेडरूम में जा छुपा था क्योंकि तभी देवीना वहाँ पहुँच गई थी। फिर उसने आगे कहा, प्रभु, ये पहले से स्थापित है कि ड्रिंक्स के साथ रूम सर्विस वाले वेटर की वहाँ आमद 9:15 बजे हुई थी, जबकि दरवाजे पर ड्रिंक्स की ट्रे रिसीव करने के लिए मकतूल जिंदा था। और अब हमें पता है कि देवीना वहाँ 9:40 पर पहुंची थी जब उसने मकतूल को मरा पड़ा पाया था। इससे साफ पता चलता है कि कत्ल 9:15 और 9:40 के बीच हुआ था। तोरल वहाँ इस टाइम से काफ़ी पहले आई थी और देवीना दूसरे फेरे में कियारा और काव्या बाद में आई थी। मकतूल के रूम में कियारा का पहला फेरा 9:30 बजे लगा था, जबकि मेहमान यानी कातिल भीतर था। इसीलिए मकतूल ने कियारा को ये कह के दरवाजे पर से ही डिसमिस कर दिया था कि वो नीचे लॉबी में जाकर उसके बुलावे का इंतज़ार करे। जब बुलावा नहीं आया तो 9:50 पर कियारा फिर 5वें फ्लोर पर और आगे मकतूल के स्वीट में गई तो उसने उसे बाहरी कमरे में मरा पड़ा पाया। उसे थोड़ी देर पहले वही नज़ारा देवीना को भी देखने को मिला था। मकतूल के स्वीट की इतनी आवाजाही में हैरानी की बात बस यही है
कि उस फ्लोर पर किन्हीं 2 आगंतुकों की लाइन क्रॉस नहीं हुई। अब तुषार की बेटर लेट देन नेवर गवाही की रूह में मिस्टर प्रहलाद के खिलाफ अब ये ओपन एंड शट केस जान पड़ता है। कत्ल का जो उद्देश्य मैंने अंदाजे के साथ बयान किया था, तुषार की बातों से अब उसकी भी तस्दीक हो गई है। मेरे और तुषार के बयान पर अलग अलग गौर किया जाए तो दोनों में झोल दिखाई देता है, लेकिन दोनों बयानों को जोड़कर परखा जाए तो वो झोल अपने आप ही गायब हो जाता है। अब ये स्पष्ट है कि अपनी खस्ता माली हालत की रूह में प्रहलाद राज अपने पार्टनर के पास होटल स्टारलाइट में रूम नंबर 506 में पहुंचा था। इससे ये भी साबित होता है कि इसे यकीनी तौर पर मालूम था कि मकतूल मुंबई नहीं गया था, शहर में ही था। इसीलिए ये उससे मिलने गया और रकम की अदायगी को लेकर दोनों में फसाद हुआ, जिसका अंजाम कत्ल तक पहुंचा। अब ये भी साफ हो गया है कि कॉनमैनशिप के धंधे में ये दोनों पार्टनर थे और दोनों की पार्टनरशिप कैसी थी। ये कंप्यूटर विज़र्ड था, हैकिंग एक्सपर्ट था जो ठगी जाने लायक लड़कियों पर रिसर्च करता था, और मकतूल फील्ड ऑपरेटर था जो अपनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके शिकार को शीशे में उतारता था। मकतूल का काम ज्यादा था और जोखम का भी था, इसीलिए आमदनी में उसका हिस्सा 75% था और डेस्क वर्कर पार्टनर का यानी प्रहलाद राज सिंगला का हिस्सा 25% था। ये इंतजाम ठीक ठाक चल रहा था, बावजूद इसके एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के सुचारू रूप से ही चल रहा था। जबकि ये अपनी माशूक पर खुला खर्चा करता था, उसको कीमती तोहफों से, लैविश वीकेंड पार्टी से नवाजता था। लेकिन इसकी हॉर्स रेसिंग की लत ने इसके उजाड़ू लाइफस्टाइल में फच्चर डाल दिया। कभी इसका घोड़ा नहीं लगा, ये लगातार हारा और इसके नाम बुकी का बड़ा कर्जा खड़ा हो गया, जिसको चुकता करने का इसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था। इसीलिए इसने अपने पार्टनर से न सिर्फ 50-50 पार्टनरशिप की मांग की, बल्कि जो इसके एरियर्स बनते थे उनकी भी फौरी अदायगी की जिद की। ये बात मकतूल को कबूल नहीं हुई और नतीजा खून खराबे तक पहुंच गया। प्रभुदयाल ने प्रहलाद राज से कहा, अब क्या कहते हो? चश्मदीद गवाह पर तुम्हारा बड़ा जोर था ना, अब तो चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, तो अब क्या करोगे? ये तो सिखाया पढ़ाया गवाह है, वो भड़के स्वर में बोला। अच्छा, हमने इसे कब सिखा पढ़ा दिया भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन ये यकीनन सिखाया पढ़ाया गवाह है। इसकी बहन कातिल है, इसलिए ये मुझे कातिल ठहरा रहा है। लेकिन वो तो 10 बजे के बाद मौका वारदात पर पहुंची थी। झूठ बोलती है वो। अच्छा, एक तुम ही सच बोलते हो? हाँ, मैं ही सच बोलता हूँ। देखो मिस्टर, अगर तुम्हें लगता है कि अपनी बेसिर पैर की इस बकवास से तुम बच जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। मिस्टर प्रहलाद राज सिंगला, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ योर पार्टनर अविनाश खत्री। और हाँ, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हारी जान पर ही आ बनेगी तब तुम बताओगे कि कत्ल के वक्त के आसपास तुम किसके साथ थे। तो अब आ बनी है तुम्हारी जान पर, अब बता दो किसके साथ थे। उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। सुनील हंसकर बोला, लगता है इसकी माशूका ने यानी निधि सांगवान ने इसे एलिबाई देने से इनकार कर दिया है। आखिर कत्ल का केस है, झूठी गवाही देकर कौन फंसना चाहेगा भला, वो भी एक शादीशुदा चाहने वाले के लिए जो पता नहीं आगे चलकर साथ दे पाए या नहीं। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया, फिर निर्णायक भाव से बोला, बंसल, अरेस्ट दिस मैन एंड लॉक हिम अप। और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। अंतिम भाग। पुलिस ने कैनिंग रोड के निधि सांगवान के फ्लैट पर दबिश की तो सबसे पहले वहां से लाल रंग की कीमती इटालियन सैंडल्स ही बरामद की। पहले तो उसने उन्हें भी अमेजॉन वाली ही कहानी सुनाई, लेकिन जब उसे सारी बातें बताई गईं और ये कहा गया कि उसका आशिक कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका है और उसके मददगार के तौर पर वो भी गिरफ्तार हो सकती है, तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि मंगलवार रात को 10 बजे के करीब प्रहलाद उसके फ्लैट पर आया था और उसने इस हिदायत के साथ उसे वो सैंडल्स का जोड़ा और एक ओवरकोट सौंपा था कि वो पहली फुर्सत में दोनों चीज़ों की गठरी बनाकर उसके साथ वजन बांधकर उसे समुद्र के हवाले कर दे। उसने ओवरकोट को तो निपटा दिया था, लेकिन सैंडल्स का उसे लालच आ गया था और उसने ये सोचकर उन्हें अपने पास रख लिया था कि अगर वो थोड़ी सावधानी बरतेगी तो प्रहलाद को कभी पता नहीं चलेगा कि सैंडल्स उसके पास हैं। उसने पुलिस को ये भी बताया कि जब वो फ्लैट पर पहुंचा था तो उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे, जिन्हें उसने ओवरकोट और सैंडल्स के बंडल को अपनी छाती के आगे रखकर छुपाया हुआ था। उसने वहां फ्लैट के बाथरूम में ही खून के छींटों को कपड़ों पर से धोया था और फिर वहां से चला गया था। अगले रोज वो निधि से फिर मिला था तो निधि ने तस्दीक कर दी थी कि पिछली रात उसे सौंपा गया सामान उसने समुद्र में डुबो दिया है। तब प्रहलाद ने उसे कहा था कि अगर पूछताछ की नौबत आए तो वो कह दे कि मंगलवार रात 9 और 10 के बीच वो निधि के फ्लैट में उसके साथ था। उसको उस टाइम के एलिबाई की ज़रूरत क्यों थी, इसका जवाब उसने ये कह के टाल दिया था कि ये उसकी कोई पर्सनल मुश्किल थी
जो निधि की समझ में नहीं आने वाली थी। निधि ने ये कहकर उस बात से साफ इनकार कर दिया था कि मंगलवार रात की उस घड़ी उसकी फ्लैटमेट भी वहीं थी, जो अच्छी तरह से जानती थी कि वो 9 बजे से वहां नहीं पहुंचा था बल्कि 10 बजे पहुंचा था। यानी निधि की झूठी गवाही प्रहलाद राज के लिए तभी कारगर साबित हो सकती थी जबकि डिम्पल सक्सेना भी झूठ बोलने को तैयार होती, जो कि मुमकिन नहीं था। निधि सांगवान की इस गवाही ने प्रहलाद राज के कसबल निकाल दिए। आखिर उसने कबूल किया कि ठगी के धंधे में भी वो अविनाश खत्री के साथ शामिल था। वो हैकिंग स्पेशलिस्ट था और अपनी उस खूबी को इस्तेमाल करके वो लड़कियों को ट्रेस करता था। फिर दूसरा साथी, उसका पार्टनर, टेक ओवर कर लेता था और इंटरनेट के जरिए अपना प्रेम जाल फैलाता था। उसने ये भी कबूल किया कि रेस के बुकीज की उस पर लाखों की देनदारी थी, जो चुकता नहीं होती तो उसका अंजाम बुरा होता। इसीलिए वो पैसे की मांग को लेकर होटल अपने पार्टनर से मिलने गया था। वहां पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। उसका पार्टनर उस पर इतना गुस्सा हो गया था कि उसने उसके सिर पर दे मारने के लिए फूलदान उठा लिया था और तभी उसे वहां सेंटर टेबल के करीब पड़ा चाकू दिखाई दे गया था, जिसे उसने आत्मरक्षा के लिए अपने पार्टनर पर चला दिया था। उसे मालूम था कि उसके पार्टनर से झगड़े के दौरान वहां एक लड़की आई थी जिसे पार्टनर ने दरवाजे से ही चलता कर दिया था, और तब उसको ये आइडिया आया था कि वो ऐसा आडंबर रच सकता था जिससे ये जान पड़े कि कत्ल उस लड़की ने यानी कियारा सोप्ती ने किया था। इसीलिए कत्ल के बाद उसने मकतूल का ओवरकोट पहना, सिर पर उसकी गोल्फ कैप लगा ली और पैरों में हाई हील की सैंडल्स पहनकर वहां से निकल पड़ा, ताकि अगर कोई उसको नोटिस मिल ले तो उसे लड़की समझे जो कि कत्ल करके वहां से भागी जा रही थी। सेशन कोर्ट में जज उसकी आत्मरक्षा वाली प्ली को इतना ही खातिर में लाया कि उसे फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मकतूल अविनाश खत्री के 2 विभिन्न बैंकों में 2 लॉकर्स का पता पुलिस ने निकलवाया, जिन्हें कोर्ट के ऑर्डर के तहत खोला गया तो उनमें से नगद 52 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने उनको मकतूल की कॉनमैनशिप की कमाई करार दिया, जिसमें आयकर विभाग दखल अंदाज हुआ तो उसने उसे 2 नंबर का पैसा बताकर सीज कर लिया। मकतूल की बेवा ने उस पर अपना हक जताया, क्योंकि बेवा होने की वजह से वो ही उसकी वारिस थी। उसने एक शातिर वकील के जरिए कोर्ट में ये अपील दाखिल की कि वो रकम इनकम टैक्स अनपेड थी तो इनकम टैक्स विभाग उस पर अब टैक्स लगा ले और कोई जुर्माना लगाना हो तो वो भी लगा ले, लेकिन बाकी की रकम मकतूल के वारिस यानी उसकी बेवा के हवाले कर दे। कियारा, काव्या और तोरल ने मिलकर कोर्ट में केस डाला और उस रकम पर यह कहते हुए अपनी दावेदारी पेश की कि वो मकतूल ने उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाकर उनसे ली थी। इस बारे में जब अखबार में खबर छपी तो 4 लड़कियां और सामने आ गईं जो ये दावा करने लगीं कि मकतूल ने उन्हें भी ठगा था और इसलिए उस रकम पर उनकी दावेदारी पर भी विचार किया जाए। 7 दावेदारों की उस रकम पर हाजिरी से ये केस ऐसा उलझा कि सालों साल घिसटता चला गया और किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। बाद में कियारा ने इस बात का भी खुलासा किया कि जब सुनील उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पुलिस हेडक्वार्टर पर मिला था तो वो कौन सा गुनाह था जो वो कबूल करना चाहती थी, लेकिन सुनील ने उस बारे में सुनने से इनकार कर दिया था। बकौल उसके 9:50 पर अपने दूसरे फेरे में जब वो मकतूल के कमरे में दाखिल हुई थी तो उसने लाश के करीब मकतूल का बटुआ यूं लुढ़का पड़ा देखा कि उसमें से नोट बाहर झांक रहे थे। ये अधिकतर नोट 2000 रुपए के थे। वक्ती लालच के हवाले होकर उसने वो नोट बटुए में से निकाल लिए थे और बाद में पाया कि वो 26 नोट थे, यानी मकतूल का 52,000 रुपया उसने कब्जा लिया था और ये कहकर खुद को तसल्ली दी थी कि आखिर उन नोटों का मालिक भी तो उसके साथ 19 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। तब सुनील ने उसे बताया कि उसे पहले से ही शक था कि मकतूल के बटुए में से बड़े नोट किसी ने सरका लिए थे, क्योंकि ये बात सही नहीं जान पड़ती थी कि 5 स्टार होटल में रुके व्यक्ति के बटुए में सिर्फ चंद 150 और 20 के ही नोट हों। जब कियारा ने कहा था कि वो कोई गुनाह कबूल करना चाहती थी तो वो तभी समझ गया था कि बटुए से नोट उसने सरकाए थे। अब अगर उस टाइम वो उसे ये बात अपनी जुबानी कबूल करने देता तो बगल के कमरे में बैठा प्रभुदयाल भी उसे सुन लेता। फिर कियारा के ऊपर चोरी का एक नया इल्ज़ाम लग जाता और कोई बड़ी बात नहीं होती कि पुलिस दावा करती कि कियारा बटुए में से नोट चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई थी और उसी वजह से कत्ल की नौबत आई थी। बाद में सुनील ने उस बारे में खामोश रहना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।